नमस्कार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं, वरुण ग्रोवर आ रहे हैं। ये पूरा फॉर्मेट लेके चलते हैं। आपका इस 20 साल का अनुभव, संघर्ष क्या रहा? इससे पहले एक्टर मुझसे ज़्यादा नहीं मिलते थे कि कहीं सड़क पे देख लिया तो आ गए बात करने। अब बहुत आने लगे हैं क्योंकि अब उनको लगता है मैं डायरेक्टर बन गया हूँ। e⁻i पाई + 1 = 0 मैथ का सबसे सुंदर इक्वेशन। जी, काफ़ी बढ़िया सवाल। Men written by वरुण ग्रोवर are so pure hearted। ये दिमाग में चलता रहता है कि कोई हमको किस चीज़ के लिए जज करेगा। और सोसाइटी में अगर आपके घर में एक बेटा पैदा होता है तो आप उसको FD समझ लेते हैं। बिल्कुल, तो वो लड़कों पे liability हाँ, है। और वो लड़कों पे एक तरह का प्रेशर है। वो अननोइंगली आता है, लेकिन है साइकोलॉजिकली एक्सप्लॉइट करने की आदत हो गई, जहाँ आपको ज़रूरत नहीं। हर आदमी को लगता है वो एक्टर है। बहुत ही विचित्र है ये बात। वसीपुर के जो गाने, जो बिहार का एक पूरा परिप्रेक्ष्य है, हम लोग बात बात में ही वो बोला काहे प्रस्ती आ रहा है ना, ये नरभसा कहे गया तुम इतना। ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो आपकी बार बार आहत हो जाती हैं, टूट जाती हैं? हम सब अपने जीवन पे एक कंट्रोल चाहते हैं। ये मिडिल क्लास इंडिया की बात है, जो कि एक तरह से बहुत प्रिविलेज्ड है वैसे। तो लड़कियों के सामने लड़का इस तरीके से सेक्स को लेकर के बात कैसे कर सकता है? हाँ, वही बताइए। सेक्स एजुकेशन पे ही जोक था कि क्यों सेक्स एजुकेशन हमारे देश में इतना बड़ा टैबू है, लोग घबरा जाते हैं सेक्स एजुकेशन की बात से। क्या सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी है आपको काम मिल जाने के लिए? काफ़ी नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी है। कितना ऐसे जुड़ाव कैसे आ गया कि तार बिजली से पतले हमारे पिया? कभी बोलते हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं, वरुण ग्रोवर आ रहे हैं। तो वरुण ग्रोवर से मिलने के लिए आइए, फॉलो करिए। ये पूरा फॉर्मेट लेके चलते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे जिस पर देख रहे हैं। आज हमारे साथ वरुण ग्रोवर जी हैं। इनके बारे में बहुत कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि सब चीज़ आप लोग जानते ही हैं, पब्लिक डोमेन में है। कुछ नई बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बाकी बहुत चीज़ समझ आप इसलिए भी रखते हैं क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी से इनके दूसरे पार्ट को भी आप देख लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल इनको 20 साल गुजर गए हैं, जुलाई में ही मुंबई गए को 20 साल बीत गए। इतना लंबा समय, 2004 से लेकर के 2024 तक जी, फिल्में भी बहुत बदली हैं, बॉलीवुड भी बहुत ज़्यादा बदला है, लोग भी बदले हैं। हाँ। इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई। हाँ। जब चाहें किसी के बारे में भी अब आप खोज सकते हैं। जी जी जी। आपका इस 20 साल का अनुभव, संघर्ष क्या रहा? संघर्ष देखिए, दो चीज़ें हैं। एक है कि संघर्ष तो सतत है। आप मुंबई में हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो वो एक इंडस्ट्री है जो मेरे ख्याल से इकलौती, एक तो वो इंडस्ट्री का दर्जा अभी तक हम लोग लड़ रहे हैं कि उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, वो नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद वो इतनी डिसऑर्गेनाइज्ड है कि उसको इंडस्ट्री कहना भी हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित है। अब जाके मुझे थोड़ी आदत हो गई, लेकिन अभी भी मुझे कई बार ऐसा होता है कि मुझे झटका लगता है कि अच्छा, ये यहाँ ये इस तरीके से होती हैं चीज़ें। तो उस वजह से एक तो वो संघर्ष। और क्या बिंदु होता है जिससे झटका लगता है? जैसे अभी भी ऐसे राइटर हैं या ऐसे लोग हैं जिनको कि आप सोचिए कि अभी मैं कुछ साल पहले का आपको उदाहरण देता हूँ या अभी का भी दे सकता हूँ कि इरशाद कामिल साहब का सबसे खूबसूरत एल्बम है रॉकस्टार। मेरे हिसाब से बहुत सारे उनके कमाल के काम हैं, लेकिन रॉकस्टार की जब CD आई थी, उस CD पे इरशाद कामिल साहब का नाम ही गायब था। इरशाद कामिल का अभी आप चले जाएं, कोई भी अच्छे चैनल पे, शेमारू है या कई चैनल हैं जिनके पास YouTube पे, जिनके पास गुलजार साहब के या कोई पुरानी फिल्मों के गाने हैं। अब वो गाना आप चलाएंगे, उस पर गुलजार साहब का नाम गायब। अभी मैंने मासूम का देखा पिछले हफ्ते, लकड़ी की काठी या कोई गाना मैं सुन रहा था, और वो ऑफिशियल है और ऑफिशियल चैनल पे है। उस पर लिखा हुआ है कि ये जो भी सिंगर के नाम लिखे हैं, कंपोजर का नाम लिखा है,
हाँ, ये अभी तक होता है और ये गुलजार साहब के साथ भी हो रहा है, ये जावेद अख्तर साहब के साथ भी हो रहा है, ये इरशाद कामिल के साथ भी हो रहा है। तो आज की तारीख में भी जहाँ हम इतनी बार आवाज़ उठा चुके हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे शॉक कर देती हैं कि अच्छा नाम नहीं है। कई बार फिल्म में नाम नहीं होता है, फिल्म के पोस्टर आते हैं अभी भी उसमें राइटर का नाम नहीं है, लिरिक्स राइटर का नाम नहीं है, उसमें जो उनका सीए है कंपनी का उसका नाम है। होना चाहिए, उसका भी होना चाहिए भाई, उन्होंने काम किया, लेकिन राइटर का क्यों नहीं है जिसने फिल्म लिखी है, जिसकी वजह से फिल्म बनी है। या पैसे को लेकर अभी भी लोग मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने एक बहुत ही बड़े फिल्म मेकर और बड़े, और जिनको हम लोग मानते हैं कि सिर्फ बड़े नहीं हैं, कॉमर्शियल नहीं है, मतलब वो थोड़े मिडिल ऑफ द रोड फिल्में बनाते हैं, बहुतों के मसीहा हैं। एक पूरी जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स उनको देख के निकली है और वो करीबन 40 साल 35 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और उनके साथ वो फिल्म लिखने गए मेरे दोस्त, और उसको बुलाया गया कि आपको डायलॉग लिखने हैं, लेकिन जब वो वहाँ गया तो पता चला कि डायलॉग और स्क्रीन प्ले सब लिखना है। उनके पास कुछ 4 पेज की कहानी है, 4 पेज को उन्होंने कहा आप कर दो, पूरा डायलॉग वालों सब कर दो। सारे काम का मिला के उनको कहा गया कि आपको 50,000 या 75,000 रुपया मिलेगा, जबकि हमारी अपनी जो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन है जिसने कि लॉ बनाया है, वो लॉ के हिसाब से आप किसी को 12 लाख से कम दे ही नहीं सकते हैं सिर्फ डायलॉग का, और डायलॉग प्लस स्क्रीन प्ले का आप किसी को 18 या 20 लाख, जो अभी हमारा नया मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसके हिसाब से, उससे कम, उसको 50,000 में ये काम करने को कहा गया एक जाने माने निर्देशक द्वारा, जिनको पैसा भी मिल रहा है, जिनकी फिल्में बनती रहती हैं, हर 3 साल में एक फिल्म आती है, और वो इस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक अच्छे राइटर, वो भी जो राइटर जो उनके पास गया, जो मेरा दोस्त, वो भी ऐसा नहीं कि एकदम ही कल ही वो अपना झोला उठा के वो है ना हिमगिरी या जो भी फ्रंटियर एक्सप्रेस से उतरा है, वो कई सालों से काम कर रहा है, इंडस्ट्री में नहीं कर रहा है, वो अलग से कर रहा है और अलग से वो कॉमेडियन है, ठीक है, अभी वो काफ़ी सालों से काम कर रहा है, उसको लोग जानते हैं, उसके शोज़ पे जाते हैं। उसको इस तरह से कि अच्छा ये तो नया है इंडस्ट्री का, इसको नहीं पता है क्या फीस है, तो उससे मांगा जा रहा है, उससे बोला जा रहा है कि आप ये कर दो, इतने में कर दो। मैंने उसको कहा तो वो झगड़ा किया उसने, तो वो कुछ उन्होंने बढ़ा के वो शायद 3 लाख 4 लाख तक आए, उसमें से भी आधा ही दिया है, आधा भी दिया कि नहीं दिया, और फिर बोल रहे हैं कि अब जब फिल्म बनेगी तब देंगे, तब कब बनेगी वो क्या, तब देंगे नहीं देंगे, क्रेडिट क्या देंगे, कुछ पता नहीं है, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, कोई कागज साइन नहीं करना है, एक बेसिक सा ईमेल में कुछ लिखा है कि आप डायलॉग लिख के देंगे, बाकी हम देखेंगे। मतलब इंडस्ट्री में भी ये कहा जाता है क्या कि कागज नहीं दिखाएंगे? इंडस्ट्री में कहा जाता है कि कागज नहीं देंगे हम, हाँ, या तो नहीं देंगे तो उसके कोई मान ही नहीं होंगे, और या हो सकता है कि हम गलत सलत आपसे साइन करा लें, गलत कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लें। ये अभी भी हो रहा है, तो ये मुझे बड़ा झटका लगता है कि इंडस्ट्री बहुत मायनों में बहुत इवॉल्व हुई है पिछले 20 साल में। ठीक है, एक ज़माना था जब कोई कागज़ पत्तर भी नहीं होते थे और ये एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन था। अब जब एक्सप्लॉयटेशन की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसमें मुझे लगता है बॉम्बे का जो एक है ना, हमारे शहर में आप रहे हैं तो आपने देखा है लोकल ट्रेन जब आती है प्लेटफॉर्म पे, तो आपको जब रुकने से पहले ही चढ़ना होता है ताकि आपको सीट मिल जाए, खड़े होने की जगह मिल जाए। अगर रुकने के बाद आप सोचेंगे आराम से चढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा आपको फिर बड़ी सबसे बची कुची कोई एक जगह होगी, बीच में आप लटके होंगे भीड़ के टाइम पे। बहुत दबा हूं मैं, बहुत, मतलब मेरा धक्के के साथ अंदर जिंदगी में पहली बार जो मेरा फ्रैक्चर हुआ था वो बॉम्बे लोकल ट्रेन में चढ़ते हुए रिब का फ्रैक्चर हुआ था। किसी ने बहुत जोर से कोहनी मारी थी और ये रिब फ्रैक्चर हो गया था मेरा 2005-06 में। मैं आया था 1-2 साल के अंदर ही। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं लोकल ट्रेन में चढ़ूंगा तो मैं फर्स्ट क्लास का पास लेके चढ़ूंगा। फर्स्ट क्लास में ठीक है, धक्के लगते हैं, रिब फ्रैक्चर नहीं होता। लेकिन अब मैं लोकल ट्रेन का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप रहे हैं वहाँ पे तो आप देखेंगे कि ठीक है, रेगुलर दिन में आपको चलती ट्रेन में चढ़ना पड़ता है, चलती ट्रेन से उतरना पड़ता है। लास्ट के जो 3 सेकंड होते हैं कि अभी घुस जाइए आप और अब उतर जाइए। संडे को जब एकदम खाली होती है ट्रेन, एक सवारी नहीं होती है, चर्च गेट पे जहाँ ट्रेन अभी आई है और एकदम खाली आई है और खाली जाने वाली है, वहाँ पे भी लोग ट्रेन रुकने से पहले चढ़ जाते हैं। संडे को खाली है,
क्यों? दिमाग क्योंकि हमारा साइकोलॉजिकली अब हमारे अंदर बन गया है कि ये नहीं करेंगे तो जगह नहीं मिलेगी, भले ही आपको दिख रही खाली। वो ही अभी मामला है इंडस्ट्री में, जहां साइकोलॉजिकली एक्सप्लॉइट करने की आदत हो गई, जहां आपको जरूरत नहीं है। आप अपनी जेब से पैसे भी नहीं दे रहे हैं, आपका जो प्लेटफॉर्म है उसको आपको बोलना है कि इस राइटर को 12 लाख देने, वो प्लेटफॉर्म दे देगा, उसको आपको नहीं देने। फिर भी आप चाहते हैं कि आप उससे वो काम 4 लाख में, 3 लाख में, 50,000 में करा लें, क्योंकि आपका माइंडसेट बन गया है एक्सप्लॉयटेशन का। वो माइंडसेट जो ट्रेन का है वही इंडस्ट्री का बहुत लोगों का है, बहुतों का अब नहीं है थैंकफुली। जो लोग पिछले 20 साल में आए हैं इंडस्ट्री में, मुझे लगता है जो, या पिछले 10 साल में आए हैं, उनके अंदर वो माइंडसेट कम है, क्योंकि उन्होंने वो डील किया है एक तरह के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से, उन्होंने डील किया है एक नए तरह के टैलेंट से जो थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है आज लोग ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं ज़्यादा। ये नहीं है कि घर से मुंह उठाए और चले आए, जो पहले होता था और पहले उसकी ज़रूरत थी, आज इसकी ज़रूरत है कि आप सोच समझ कर आएँ कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये 2 चीज़ें बदली हैं, मतलब एक चीज़ बदली है, एक नहीं बदली है, मेरा ये मानना है। बाकी आपने इंटरनेट कहा कि इंटरनेट आ गया है, तो हाँ, इंटरनेट तो उसने बहुत चीज़ें बदली हैं। मुझे लगता है एक्सेस बहुत है लोगों के पास समझने का कि दुनिया, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं। अब उस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं मुझे। एक्टर अभी भी मिलते हैं जिनको कुछ नहीं पता है कि वो क्यों आए हैं या कैसे आगे बढ़ना है, और एक्टिंग सबसे मुश्किल काम है टू ब्रेक थ्रू। फॉर अ राइटर स्टिल नॉट दैट डिफिकल्ट, फॉर एन एक्टर, क्योंकि हर आदमी को लगता है वो एक्टर है। एक्टर होने के लिए ना, एक हमारे, आप हॉलीवुड में देखेंगे या ब्रिटेन में देखेंगे, वहाँ हर इंसान एक्टिंग स्कूल जाता है, थिएटर करता है, तब फिल्मों में आता है, और तब भी वो वहाँ नहीं पहुँचते हैं जहाँ कोई भी पहुँच सकता है। बहुत सालों की मेहनत होती है। हमारे यहाँ एक्टिंग स्कूल का कोई ज़्यादा न तो सिस्टम है, ले दे के एक NSD है, एक FTI है। बाकी तो कुछ लोगों का है ना अपना, अनुपम खेर साहब। हाँ, तो उस तरह की प्राइवेट 3-4 अकेडमीज हैं, लेकिन जो जिसकी एक मान्यता है लोगों के मन में, और वो कितनी ही सीटें हैं, मेरे ख्याल से 12-15 FTI में सीटें हैं। NSD में चलिए होगा पूरा बैच 50-100 लोगों का, लेकिन ऑप्शन भी नहीं है, और यहाँ माना ही नहीं जाता। यहाँ लगता है हर इंसान को कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, जो हर इंसान को ये नहीं लगेगा कि मैं एडिटर बन सकता हूँ, उसमें मशीन आनी चाहिए। हर इंसान को ये नहीं लगेगा कि मैं सिनेमेटोग्राफर बन सकता हूँ या मैं राइटर बन सकता हूँ। ये सब थोड़े नॉन ग्लैमरस पार्ट भी हैं, इसलिए भी हर इंसान वहाँ नहीं चला आता है। एक्टर जो है वो बहुत लोगों को लगता है, तो वो चले आते हैं, और उनका जो स्ट्रगल है वो बहुत ही लंबा भी होता है, इस वजह से बहुत कष्टदायक भी होता है, क्योंकि धीरे धीरे उनको ये पता लगने में कि वो एक्टर नहीं है 5-6 साल चले जाते हैं। जब आप ऑडिशन दे रहे हैं, आपको लगता है नहीं, हमारा जो है पहुंच नहीं है, कॉन्टैक्ट्स नहीं है, जिनका अपना एक वैल्यू है और जिसकी वजह से बहुत लोगों को मौका मिलता है। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स इफ दे प्रूव देमसेल्व्स दे कैरी ऑन, बट 5-6 साल वो डिल्यूजन में चले जाते हैं कि आपको लगता है आप बहुत कमाल के एक्टर हैं, लेकिन कोई आपको पहचान नहीं पा रहा है। फिर जब आपको पता चलता है कि आप उतने अच्छे एक्टर नहीं हैं, तो आप एक तो अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम करते हैं कि अच्छा मैं स्टार नहीं बनूंगा, मैं एक कैरेक्टर एक्टर बन जाऊंगा। फिर आप और नीचे आते हैं कि अच्छा मैं कैरेक्टर एक्टर में भी जो 3 दोस्त हैं हीरो के, उसमें से किसी एक दोस्त का काम कर लूंगा। तब तक आपने इतना कुछ इसको दे दिया है 6-7 साल, और हो सकता है आप तब तक थोड़ा सीख भी गए हों, तो वापस जाने की आपकी हिम्मत नहीं है। तो फिर उस तरह से जो एक पूरा मुझे लगता है एक पूरी जमात है या एक बहुत बड़ी तादाद है उन एक्टर्स की जो आए थे एक्टर बनने और अब हैं वहीं पे, और उनको ये भी पता है कि वो शायद कभी भी वो तो नहीं बन पाएंगे जो बनने आए थे, लेकिन अब ना वापस जा सकते हैं। तो वो जो मायूसी उस शहर में है वो मुझे बहुत अफेक्ट करती है कई बार जब मैं मिलता हूँ एक्टर से, क्योंकि अब मेरी एक फिल्म आ गई है। तो अब इससे पहले एक्टर मुझसे ज़्यादा नहीं मिलते थे कि कहीं सड़क पे देख लिया तो आ गए बात करने। अब बहुत आने लगे हैं, क्योंकि अब उनको लगता है मैं डायरेक्टर बन गया हूँ, जो पूरा सच नहीं है। मैंने एक फिल्म बनाई है, लेकिन अब अगली पता नहीं कब बनाऊंगा। मैं मेनली तो मैं कॉमेडी और फिल्मों के गीत और बाकी फिल्में लिख रहा हूँ, तो एज अ राइटर ही मेरा ज़्यादा काम अभी भी एज अ राइटर ही है, 70-80%। हो सकता है कभी अगली फिल्म बनाऊँ, लेकिन हाँ, उस वजह से
कांटेक्ट बहुत हो गया है, बहुत लोग हैं जो प्रोफाइल भेजते हैं, बहुत लोग हैं जो राह चलते मिल जाते हैं। फिल्म बनाने को लेकर के जो चुनौतियां आती हैं, खासकर फंड्स को लेकर के, प्रोडक्शन को लेकर के, अदर चीज़ें, वहाँ पे भी एक्सेसिबिलिटी हो गई है पहले के मुकाबले ज़्यादा? हाँ, अब हो गई है, क्योंकि 2-3 चीज़ें। एक यही यूट्यूब से अगर आप देखें कि कोई किसी की शॉर्ट फिल्म है, अब शॉर्ट फिल्म बनाना आसान हो गया है क्योंकि आपके पास सब इक्विपमेंट बहुत सस्ते हो गए हैं। एडिटिंग हर इंसान घर पे कर सकता है अपने सॉफ्टवेयर पे, आपको कोई पूरा स्टूडियो लेकर मशीन नहीं लेनी पड़ती है, घर पे आप कर लेते हैं। तो शॉर्ट फिल्म्स बनाना आसान है, शॉर्ट फिल्म बनाकर किसी को दिखाना आसान है कि हमने ये शॉर्ट फिल्म बनाई, और वो शॉर्ट फिल्म देखकर आपका एक टैलेंट आकलन थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे बहुत एक कमाल का एग्जाम्पल है अमर कौशिक, जिनकी पहली फिल्म स्त्री, और फिर अभी स्त्री 2 आने वाली है, और वो पहली फिल्म ही उनकी जो थी वो 100 करोड़ का बिजनेस किया था। बिजनेस एक तरह का एक मापदंड है कि भाई अच्छे, और रिव्यूज़ भी अच्छे थे, तो सब तरह से उस फिल्म को बहुत ही प्यार मिला। और अमर कौशिक ने उससे पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, आबा था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं फिर भी क्रॉस चेक करके बता दूंगा। आबा नाम से एक फिल्म थी जो नॉर्थ ईस्ट में सेट थी, क्योंकि अमर कौशिक वहाँ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, मेरे ख्याल से इसीलिए वापस उन्होंने भेड़िया भी नॉर्थ ईस्ट में सेट की थी। ऑल इंडिया रैंक जो अभी हाल में फिल्म बनी, मैं बता ही रहा था आपको कि मैंने हाल ही में देखा है, पेंटर्स को लेकर के, जीवन में उनके आर्ट को लेकर के कुछ ज़्यादा जुड़ाव है आपका? पेंटर्स से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट से है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट वो कुछ भी, किसी भी तरह का हो, संगीत में एब्स्ट्रैक्ट हो, वो पेंटिंग में हो, वो फिलॉसफी में हो, तो वो मैं चाहता हूँ कि कहीं वो कहानी में आए। जो भी मैं लिखूं, कोशिश करता हूं उसको, वो भले ही वो बच्चों के लिए बाल साहित्य लिखूं, उसमें भी कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट या सरियलिज़म या मैजिक रियलिज़म की थोड़ी झलक आए। और वो मसान में भी कोशिश की कि कहीं एक थोड़ा सा चमत्कार हो, जीवन में चमत्कार, जो अंगूठी खो गई यहाँ से और वो वहाँ मिली, वो चमत्कार है। वो बहुत अनकन्विंसिंग है अगर आप किसी को सच में बोलें कि ऐसा हुआ कि एक लड़के ने यहाँ अंगूठी फेंकी और वहाँ दूसरी लड़की जिसकी ज़िंदगी अटकी हुई थी उस अंगूठी से सॉल्व हो गई। बहुत ही विचित्र है ये बात, लेकिन वो फिल्म में उस तरह से उसको लिखा गया, फिर उसके बाद नीरज खेवान ने जिस तरह से उसको डायरेक्ट किया और फिर अविनाश अरुण ने शूट किया, और जिस तरह से वो विक्की कौशल उसमें अपना इमोशन लाए, तो वो पूरा सच लगने लगा। वो किसी ने आज तक हमसे वो सवाल नहीं पूछा। बहुत लोग मसान के बारे में सवाल पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि अंत में क्या हुआ। कुछ लोग जो पूछते हैं कि अच्छा उसके बाद आपने नहीं बताया क्या हुआ, वो जो चले गए कश्ती में उसके बाद क्या हुआ, तो वो आता है लोगों के दिमाग में सवाल। ये नहीं आता है जो असल में बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल हो सकता है कि गंगा जी में आपने यहाँ अंगूठी फेंकी और आगे किसी को मिली, एक बच्चे को मिल गई जो उसी दिन वो मरने भी वाला था जब अंगूठी मिली उसको। तो बहुत सारे कोइंसिडेंस एक साथ हो रहे हैं, लेकिन कोइंसिडेंस से लोगों को दिक्कत नहीं होती है, ये मुझे समझ में आया। लोगों को अगर कोइंसिडेंस के साथ एक एब्स्ट्रैक्ट की लेयर जोड़ दी जाए, एक चमत्कार का, आपको एक चमत्कार की अनुगूंज आप पहले से दे दें लोगों को, तो वो मैंने इसमें भी ऑल इंडिया रैंक में कोशिश की है। उतना बड़ा चमत्कार नहीं है, लेकिन ये हाँ, वो आप सही कह रहे हैं कि उसमें उसका जो फॉन्ट है, हाँ, वो काव्य से लेकर और पोइट्री से लेकर और पेंटिंग से लेकर, तो पेंटिंग का एक अलग हिस्सा है, मैं उस पर बात करता हूँ। जो आपने फॉन्ट की बात की और जो फिल्म के अंदर भी जो एनिमेशन आते हैं, हाँ, उसका एक अलग कारण है, बहुत ही स्पेसिफिक कारण है। वो ये है कि मेरे दादाजी जब पार्टीशन के बाद आए हिंदुस्तान, तो वहाँ वो रहते थे, गुजरात नाम की एक जगह थी, गुजरात डिस्ट्रिक्ट था पाकिस्तान में। तो वहाँ से वो आए थे, और कादिराबाद नाम की जगह थी। तो वहाँ से जब आए थे तो वो हरियाणा में एक जगह जहाँ सेटल हुए, जगाधरी, जो अब यमुनानगर और जगाधरी 2 अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए। तो जगाधरी में
वो स्ट्रीट पेंटर थे, वो साइन बोर्ड पेंटिंग का काम करते थे, मेरे दादाजी भी और उनके 2 बड़े बेटे भी। मेरे पिता जो हैं सबसे छोटे हैं, तीसरे घर में, चौथे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, फिर मेरे पिताजी हैं। तो दोनों बड़े बेटे अपने पिताजी के साथ, मतलब मेरे दादाजी के साथ, वो साइन बोर्ड पेंटिंग का ही काम करते थे। तो फिर उसी समय वहाँ पे सिनेमा हॉल खुला जगाधरी में, तो वो फिल्म के पोस्टर भी बनाने लगे, और वो साइन बोर्ड पेंटिंग एक तरह से वो फिल्म के पोस्टर बनाने लगे, तो फिल्में देखने लगे जाकर। फिल्में देखने लगे तो मेरे पिताजी जो सबसे छोटे थे, दोनों भाइयों के साथ जाने लगे फिल्म देखने। और उस ज़माने में वैसे फिल्में देखना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, घर वाले नहीं जाने देते थे, लेकिन क्योंकि पेशा ही ये था कि पोस्टर बनाने हैं, तो उन्होंने एक बहाना सा बनाया कि हम देखेंगे राज कपूर को तभी हम बेहतर बना पाएंगे। सिर्फ वो कार्ड आ जाते थे उस समय, लॉबी कार्ड आते थे कि इससे देख के आप पोस्टर बना लीजिए। तो गए देखने, और फिर मेरे पिताजी भी गए, उनको चस्का लग गया फिल्मों का, तीनों भाइयों को। वो मतलब बहुत ही दीवाने हैं फिल्मों के, और 1950 के दशक की खास करके, और 60 के दशक की कोई फिल्म आप ऐसे ही, कोई भी फिल्म का, कोई ऐसी फिल्म जो हम लोग न जानते हों, बहुत फ्लॉप फिल्म रही हो उस समय की, उसका भी गाना बजा देंगे तो उनको याद होगा कौन सी फिल्म है, इस गाने में कौन है, किस पे फिल्माया गया है, गाना लिखा किसने है, इस तरह डायरेक्टर कौन है। तो वो पैशन एक सिनेमा का मेरे पिताजी में वहाँ से आया। जबकि मेरे पिताजी उस पेशे में नहीं गए, उसके बाद वो इंजीनियर बने, फिर वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में रहे। तो देश भर, उत्तर भारत हम लोग घूमते रहे, अलग अलग जगह पोस्टिंग होती थी। तो वो उनका जो फिल्मों का प्यार था वो मुझे बचपन से मिला। घर में बहुत हम लोग फिल्में देखते थे, बहुत ऑडियो कैसेट्स थी गानों की और गज़लों की। और तो वो जब यहाँ आया प्यार मुझ तक, और जब मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई तो मुझे लगा कि वो साइन बोर्ड पेंटिंग को एक तरह का थोड़ा सा एक रेफरेंस और एक सलाम, एक हैट टिप होनी चाहिए। तो इसलिए फिल्म का जो टाइटल है वो ऑल इंडिया रैंक, वो एक गुजरात में एक पेंटर हैं, राजकोट में साइन बोर्ड पेंटर हैं, तो उनसे करवाया गया। जो फिल्म के मतलब फॉन्ट डिज़ाइनर जो हैं वो एलन शॉ हैं, और उनकी कंपनी थी आस्क। तो एलन शॉ और सिद्धार्थ कनेरिया ने मिल के काम किया, लेकिन उन्होंने एक साइन बोर्ड पेंटर से बनवाया। तो इसलिए ऑल इंडिया रैंक जो लिखा है वो हाथ से ही लिखा हुआ है एक साइन बोर्ड पेंटर द्वारा। और वहाँ से फिर फिल्म के अंदर के भी जो आप देखेंगे जो एनिमेशन है वो वाटर कलर वाले हैं, उसकी फील बहुत एनिमेशन से ज़्यादा वो वाटर कलर की तरफ है उसकी फील, और वो भी एलन शॉ ने की है। मैं विनीत भाई से बात कर रहा था। ठीक है, ये तो बढ़िया है। सही है। तो कल रात में मैंने उनको मैसेज किया कि कहाँ है, फ़ोन किया तो बताया कि अरे मैं हैदराबाद में शूट कर रहा हूँ कोई फिल्म। तो मैं बोला मुझे कुछ जानना था, आप लोगों ने तो वसेपुर में काम किया है साथ में, तो क्या ऐसा पूछूं जो नहीं जानते हैं। बोली यार बड़े स्पष्ट आदमी है, ऑलमोस्ट जितना दिखता है वो दिखता है उनका। मैं पहली बार शॉक्ड हो गया था। वो ऐसा बता रहे थे कि जब वसेपुर के फिल्म के गाने और तमाम चीज़ें ऐसे हमने देखा तो हमने बोला ये किसने लिखा है, मिलना है यार इस आदमी से। हमें नहीं पता था कि वरुण कौन है, नाम सुना था वरुण कौन है, फेस से नहीं जान रहे थे। तो कई दिन हम ढूंढे, एक दूसरे से पूछा। एक दिन वो हमें मिले और उनके पास कैमरा हुआ करता था, तो उनसे कुछ तस्वीरें निकाली गई और बाद में पता चला कि अच्छा ये वरुण है। तो अगर जब इंटरव्यू कर रहे हो तो पूछना कि यार कैसे वसेपुर के जो गाने, जो बिहार का एक पूरा परिप्रेक्ष्य है, थोड़ा सा पूर्वांचल भी जोड़ लेते हैं, तो वो जो गाने आप लिख रहे थे कितना ऐसे जुड़ाव कैसे आ गया कि तार बिजली से पतले हमारे पिया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई मेरे जीवन में। एक तो विनीत ने जो बात याद दिलाई वो बहुत कमाल की है कि मैं उस पे आता हूँ गानों पे, पर हम वासेपुर का जो प्रीमियर था कान में, वर्ल्ड प्रीमियर, तो उसमें हम गए थे। तभी पहली बार विनीत से ठीक से मुलाकात हुई। मैं शूट पे गया था, लेकिन शूट पे एक्टर्स और सब लोग अपनी अपनी एक दुनिया में होते हैं, वहाँ आप मिलते भी हैं किसी से तो ऐसे याद नहीं रहता। तो मैं शूट पे गया था वासेपुर की, बनारस में जब शूट हो रही थी। हम लोग 2-3 बार मिले होंगे, विनीत और नवाज़ भाई और पीयूष भाई, और तो काफ़ी लोग हम लोग, हाँ पंकज जी वहाँ पे थे। तो इनकी शूट वूट चल रही थी, तो मैं वहाँ ऐसे ही टहलता रहता था। मेरा काम नहीं था शूट पे, मैं खाली देखने गया था कि क्या हो रहा है फिल्म में। तो
तो जब हम वहाँ गए, शायद सब लोग सेम फ्लाइट में गए थे, मैं, विनीत, पीयूष भाई, ऋचा चड्ढा, तो काफ़ी लोग हम लोग सेम फ्लाइट में गए वहाँ जाके पता चला, स्नेहा खानवलकर, कि मेरे पास कैमरा है और DSLR कैमरा था उस समय, जो 2012 में बहुतों के पास नहीं होता था। मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ था तो मैंने ख़रीद लिया। तो असल में इन सबका, ज़्यादातर एक्टर्स की पहली फ़ोटोशूट मैंने की है उस समय। तो विनीत, जयदीप अलावत, हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा उससे पहले खैर फिल्में कर चुकी थी तो उनकी फ़ोटोशूट हो चुकी थी उससे पहले, मतलब वो ओए लक्की ओए में। लेकिन बहुत सारे जो नए एक्टर थे जिनकी ये पहली फिल्म थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कईयों की पहली फ़ोटोशूट मैंने की और वो अभी तक मेरे पास फ़ोटो रखे हैं। मैं भेज भी चुका हूँ इन लोगों को, हाल ही में मैंने जयदीप भाई को फिर से भेजे थे। पर अब आते हैं गानों पे। तो गानों में दो मेरे ज़िंदगी के दो कोइंसिडेंस रहे जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहला ये कि मैं BHU गया पढ़ने के लिए, तो IIT BHU से, अब IIT है, उस समय IT BHU था वो, वहाँ से इंजीनियरिंग की मैंने। तो वो एक तो बनारस में है, बनारस की अपनी एक जो भाषा और वहाँ पे पूर्वांचल का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मेरे बैच में, इंजीनियरिंग के बैच में 25 में से 12 लड़के जो थे बिहार झारखंड के थे, तो हम 25 में से 12 तो वही थे। तो उनकी भाषा, उनसे बातचीत करना, मेरा भी लहजा वैसा ही हो गया काफ़ी। जो इस तरह के शब्द जो गाने में इस्तेमाल हुए हैं कि फ्रस्टियाओ नहीं मुरा, वो वहाँ पे हम लोग बात में ही वो बोला, अरे काहे फ्रस्टिया रहा है ना, ये नरभसा काहे गया तुम इतना, है ना। वो सब बातें जो वहाँ होती थी जो मेरे जहन में रह गई कि ये बड़ा अच्छा तरीका है बात करने का। एक जो हमको वो चाहता है वेस्ट या कैपिटलिज्म या मार्केट के हम अंग्रेज़ी सीख लें, तो हम सीखेंगे, लेकिन हम अपने तरह से सीखेंगे। हम उसमें अपना कुछ ना कुछ हिंदुस्तानी एक जो अपनी चीज़ है वो तो डाल ही देंगे। तो वो नरभसाना और फ्रस्टियाना, और तो ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो एक तो वहाँ हुआ कि मुझे ये भाषा और इस भाषा के अंदर का एक ह्यूमर और इस भाषा के अंदर का एक कटाक्ष जो बहुत नेचुरल है वो मिल गया मुझे कि हाँ, इसमें ये बात हो सकती है। दूसरा ये हुआ कि उसके बाद मुंबई आने के कुछ सालों बाद जब मेरी शादी हुई, तो राजकुमारी जो मेरी पत्नी हैं वो झारखंड से हैं, तो उनसे फिर झारखंड हम जाते थे, बोकारो, रांची, लोहरदगा। तो इन सब जगहों पर सब रिश्तेदारों से मिलना, लोगों से बात करना, तो वहाँ से और मुझे थोड़ी समझ आ गई। और मेरी पत्नी जो हैं राजकुमारी, वो खुद पोएट हैं, तो वो उनकी भाषा पे भी बड़ी अच्छी पकड़ है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं लिखता था गैंग्स ऑफ वासेपुर में, जो उसमें कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक होती थी या कुछ होता था। जैसे अब वो गाना है जिया हो बिहार के लाला, अब उसमें कहीं कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी जो कि राजकुमारी ने उनको करेक्ट किया कि ये इस तरह से नहीं, इस तरह से बोला जाता है। मैं उदाहरण याद कर रहा हूँ। हाँ, तो तेरे गोड़ पखारे गंगा, अब उसमें वो लाइन है, अब वो तेरे पाँव पखारे गंगा हमने शायद लिखा था, उन्होंने कहा नहीं गोड होता है, मतलब हम लोग गोड, तेरे गोड पखारे बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, वो जो ऑथेंटिसिटी आई है उसमें उनका भी योगदान है, उसमें मेरे अपने जो अनुभव रहे उनका योगदान है कि कॉलेज में फिर हम लोग रिसर्च करने, स्नेहा खानवलकर के साथ जब हम लोग रिसर्च के लिए गए काफ़ी जगहों पर, तो स्नेहा ने अपना एक जो कैटलॉग बनाया हुआ था, बहुत रिकॉर्डिंग थी जिन्होंने दिया है। हाँ, तो स्नेहा खानवलकर संगीतकार, तो वो अपना, बल्कि मैं फिल्म पे ज्वाइन किया उससे 1 महीना पहले वो बिहार टहल रही थी खुद से, अपना एक रिकॉर्डर लेकर, और लोगों से बात कर रही हैं, लोगों से बातचीत कर, किसी को कह दिया कि कोई एक फोक गीत सुना दीजिए, किसी को कह दिया कुछ और, आप क्या गाते हैं कुछ सुना दीजिए कोई फिल्म का। तो उसी में से आवाज़ें मिली। या वो रेखा झा जिन्होंने वो मनिया गाया है, तो वो रेखा झा जो हैं वो ऐसे ही कहीं मिल गई, रैंडम मिली। वो कहीं, वो ना बिहार के जो उस समय के जो स्टेट प्रोग्राम होते थे उसमें वो कोरस में गाती थी पीछे। तो ऐसे कहीं किसी के पास गए, उन्होंने कहा कि हम आपको ले चलते हैं, कुछ महिलाएं हैं जो गाती हैं, लेकिन वो कोरस में गाती थी। वो ऐसे कोई सिंगर नहीं थी कि सोलो प्रोग्राम करती थी,
लेकिन उनकी आवाज़ वो स्टैंड आउट कर रही थी कोरस में कि ये उनकी आवाज़ एकदम अलग है, तो फिर उनको बुलाया गया वुमनिया गाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रिसर्च मेरा अपना जो एक एक्सीडेंटल कि मैं बनारस में रहा और BHU में रहा और मेरी क्लास में 12 लड़के जो थे बिहार झारखंड के थे और बाकी भी वहाँ बनारस में बहुत, मतलब BHU के अंदर सिर्फ मेरी क्लास के नहीं, बाहर के भी जो मेरे मित्र थे बहुत सारे बिहार के थे, फिर राजकुमारी का योगदान, तो ये सब चीज़ें मिलकर यहाँ पहुँचे कि वो ऑथेंटिसिटी भी आ पाई, वो ह्यूमर भी आ पाया, जिसमें कि जो तार बिजली से पतले हमारे पिया में जो आगे जाकर एक तरह से सब नेताओं को दुहाई है, वो सब बिहार में हमको लगा कि हाँ एक लोकगीत के साथ साथ जो कुछ कहना होता है, कोई मुद्दा वो होता है वहाँ पे, तो हमने उसको इस्तेमाल। आप लोग के कुछ इंटरनेट पे इंटरव्यू वगैरह देख रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि मतलब पैसे तो नहीं मिले उस फिल्म के, बहुत हाँ, कम। नहीं, उस समय तो पैसे के लिए न मैं काम कर रहा था, न ही मुझे उसकी कोई शिकायत है, बहुत कम मिले थे। जो मिले थे वो अच्छा है, क्योंकि जो बचे, मतलब जो मुझे नहीं मिले, वो फिल्म में लगे, और वो फिल्म की खूबसूरती और फिल्म की ऑथेंटिसिटी जो भी उस फिल्म में मुझे जहाँ तक याद है, कोई भी इंसान उस फिल्म में इसलिए काम नहीं कर रहा था कि हाँ हम पैसा कमा के कहीं ना मतलब घर ले लेंगे टाइप। उस समय सब लोग इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि बहुत ही कमाल का सबकी एनर्जी जो जुड़ी थी और सबका एक पैशन था, और वो कहानी इतनी कमाल थी जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी, और बहुत सारे न्यू कमर थे। तो एक न्यू कमर्स के साथ जो एनर्जी और एक जो पैशन होता है वो उस फिल्म, इसीलिए आज वो फिल्म उस समय जब आई थी, आने के पहले हमको कुछ नहीं पता था कि क्या बनने वाला है। हमको मज़ा आ रहा था, लेकिन हमको नहीं पता था कि किसी को भी इसमें से कुछ भी समझ आएगा या मज़ा आएगा। क्योंकि आप अगर वो दौर देखें 2012 के आसपास या उससे 10 साल पहले आप पकड़ लें, इस तरह की कोई भी फिल्म नहीं आई थी। इस तरह की कोई भी फिल्म जो कि, या आप अभी भी पिछले 30 साल में देखें तो बिहार में सेट एक हाफ सीरियस हाफ नॉन सीरियस, ठीक है, गंगा जल जैसी फिल्में हैं, ठीक है, या और कुछ फिल्में हैं जो बिहार में सेट हैं, लेकिन बिहार में जो सेट फिल्में हैं उनमें एक वर्ल्ड व्यू बड़ा स्ट्रांग है कि हाँ ठीक है, एक तरह का करप्शन है, एक तरह का अंधकार है, उस अंधकार में से एक कोई हीरो निकलता है। लेकिन यहाँ पे अंधकार की जगह सब कुछ ग्रे था, हीरो भी ग्रे था, विलन भी ग्रे था, महिलाएं भी ग्रे थी, बच्चे तक ग्रे थे, सब कुछ ही ग्रे था। तो वो जो एक, और साथ में जो फिल्म का एक लैंग्वेज था कि वो हर चीज़ में एक तरह की कमेंट्री भी थी, नॉन सीरियसनेस भी थी, तो वो सब हमको लगा हम कुछ नया कर रहे हैं, ये या तो बुरी तरह फेल होगा, ज़्यादातर हम लोग बड़े पेसिमिस्टिक होते हैं। जो एक तो पूरा काम रिस्की था, ऊपर से जितने भी लोग थे या तो नए थे या फिर ऐसा स्ट्रगल कर रहे थे जिनको पिछले 8-10 सालों में किसी ने जाना नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो कितना 10-15 साल समय से वो स्ट्रगल कर रहे थे। मनोज बाजपेयी का शुरुआती दौर था, फिर उसके बाद एक दौर आया कि जब वो कुछ उस तरह का काम उनको नहीं मिल रहा था जहाँ पे वो एक तरह का सेंट्रल कैरेक्टर हों, तो वो आए। पंकज त्रिपाठी उसके मेरे ख्याल से कुछ साल पहले तक कुछ टीवी में कर रहे थे और फिर फिल्मों में छोटे रोल मिल रहे थे, और यहाँ से फिर एक अचानक से बूस्ट आया, लोगों ने देखा कि हाँ ये क्या कमाल का एक पावरफुल किरदार है। तो वो सब अपने आप में वो कमाल ही हो गया। और वो फिल्म ऐसी फिल्म है जिसका एक तरह से दायरा जो है बड़ा होता है, हर साल लोग उसको मुड़ के देखते हैं तो उनको और अच्छी लगती है। अभी तक मुझे ये 2 फिल्मों के बहुत, गैंग ऑफ वासेपुर का और मसान का, हर साल मुझे लगता है और इंटेंस मैसेज आ रहे हैं कि जो लोग देख रहे हैं उसके गानों के लिए और इसकी स्क्रिप्ट के लिए कि हाँ अच्छा ये अब हमने दोबारा देखी, या पहली बार भी जिसने देखी उनको कुछ ऐसा। दर्शक कितना बदला है इतने सालों में? दर्शक मुझे लगता है कि, आपको लग रहा है ये वाजिब सवाल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी दौर के बीच में होते हैं तो उस दौर को एनालाइज करना बड़ा मुश्किल होता है।
समझ आ रहा है कुछ कुछ, लेकिन शायद 10 साल बाद ज़्यादा समझ आएगा कि कितना बदला है क्योंकि सारे फैक्टर्स दिख रहे हैं जो बदलने वाले, जो एक्सेस है आज की तारीख में दुनिया भर की फिल्मों का, और सिर्फ अंग्रेज़ी में नहीं, वो डब होके आ रही हैं वो फिल्में, दक्षिण भारत की भी और बाहर की दुनिया की भी। जो मार्केट इस समय बाहर की फिल्मों ने बना लिया है इंडिया में, तो लोगों का मेरे ख्याल से सिर्फ व्यूइंग पैटर्न नहीं बदला है, एक एस्थेटिक बदला है। वो एस्थेटिक बदला है और वो हमको दिख रहा है। पिछले 1-2 साल में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो जिनको आप बिग बजट कह सकते हैं, और बिग बजट बिग स्टार्स जो नहीं चली हैं, और उसकी मेरे हिसाब से वजह यही है कि उसमें और कोई ऐसी कमी नहीं थी। कमी ये थी कि उसका एस्थेटिक जो है वो पुराना हो चुका है, उसका जो तरीका है फ्रॉम कलर पैलेट टू द वे द परफॉर्मेंस इज बीइंग डन, टू द वे स्टोरी इज रिटन, बहुत सारी चीज़ें हैं वो पुरानी हैं। और इस समय लोग पुरानी चीज़ों को तुरंत नकार भी नहीं देते हैं, बोलते हैं हम बाद में देखेंगे, थिएटर में जाकर नहीं देखेंगे, फिर OTT पे जाते हैं, OTT पे उनको बगल में 4 और फिल्में दिख जाती हैं, वो देखने लगते हैं। तो पैटर्न बदला है, एस्थेटिक सेंस बदला है, लोगों की चॉइस बदली है उस हिसाब से। और शायद मुझे लगता है कम से कम हम लोग वैल्यू कर रहे हैं ओरिजिनल कहानियों को। वो भले ही ठीक है, वो दक्षिण भारत से आ रही हैं, हम उसका रीमेक करें, हमारे लिए तो ओरिजिनल ही है। हमको नहीं, जो रूटेड कहानियां हैं मुझे लगता है कि उनका थोड़ा बेहतर हुआ है। पर अब तो जब से ये OTT का वर्चस्व बढ़ा है बड़े पैमाने पर, और ख़ासकर मैं ये समझता हूँ, मेरी फिल्मों की समझ बेहद कम है, बावजूद अगर मैं थोड़ा बहुत समझ पाऊँ तो कोविड के दौरान में लोगों के पास इतना समय था कि वो मतलब एक तो सारी फिल्में देख देख के थक गए थे, फिर वो दूसरी भाषा की तरफ गए, जितनी डब मिली, जितनी सबटाइटल के साथ मिली, साउथ की हो या बाहर की हो, सबने देखा। 2019 के बाद बहुत सारे ऐसे नए एक्टर साउथ से निकल के आए हैं जिनको आप बड़े पर्दे पर बॉलीवुड में भी, या फिर मजबूरी भी बन गई है कि उन्हें ला करके किया जा रहा है। शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मैं 2019 के पहले तक विजय सेतुपति को देखा था, बट ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसके बाद वो अचानक से बहुत सारे काम उनको मिलने शुरू हुए। अब जितनी फिल्में वहाँ से आ रही हैं वो साथ साथ डब भी हो जा रही हैं। नेटफ्लिक्स तो ऑलमोस्ट हर भाषा में लेके आ रहा है, चाहे अमेज़न हो चाहे हॉटस्टार हो। तो अब ये भी दिक्कत है कि अब कितने रीमेक बनाएंगे, क्या हमारे पास स्पेस बचेगा रीमेक बनाने का या नहीं। जब तक वो कहानी यहाँ रेजोनेट हो सकती है, मुझे लगता है रीमेक बनाएंगे। कुछ कहानियाँ हैं, जैसे अगर आप देखें वो कंतारा नाम की जो फिल्म, कांतारा, वो मुझे नहीं लगता है कि वो रीमेक हो सकती है, जो इतनी रूटेड है, लेकिन उसके बावजूद वो चल गई, उसकी रीमेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो शायद हिंदी में डब होके आई, बहुत लोगों ने तो अंग्रेज़ी विद सबटाइटल्स, मतलब ओरिजिनल कन्नड़ा विद सबटाइटल्स देख ली, तो वो रूटेड है। और इसी तरह की बहुत सारी मलयालम, जैसे मंजूमेल बॉयज़ है जो कमाल की चली, वो मुंबई में भी बहुत चली, वो मुझे पता नहीं दिल्ली में कितनी चली, और जबकि वो मलयालम में ही रही और अंग्रेज़ी सबटाइटल्स के साथ, और वो मलयालम इंडस्ट्री की भी इस साल की सबसे बड़ी हिट है। अब वो इतनी रूटेड है, मुझे लगता है अगर ढूंढ पाएंगे उसका कोई क्रैक कि हिंदी में आप उसको कहीं सेट कर दें उत्तर भारत में, हो सकता है चल जाए, हो सकता है ना चले। दोनों सूरतों में कहानी का ओरिजिन तो एकदम सच है, ओरिजिनल कहानी है, वहाँ पे उन्होंने बनाई। अब एक और जो रीमेक का दूसरा, जो एक्शन वाली फिल्में जो रीमेक होती हैं, जो कहीं भी सेट हो सकती हैं, जिनका हो रहा है काफ़ी सारा रीमेक, वो उनको हम हमारी इंडस्ट्री में एक शब्द है उसके लिए। एक होता है फिल्म बनाना और एक होता है प्रोजेक्ट बनाना। तो उसको कहते हैं प्रोजेक्ट, कि उसको फिल्म कहते ही नहीं है, वो उसको कहते हैं वो एक प्रोजेक्ट है, उसमें यहाँ से ये उठाया, यहाँ से ये उठाया, यहाँ से इस एक्टर को ले आया, अच्छा ये डायरेक्टर को ले आते हैं, ये कर पाएगा। उसमें वो ऐसा है कि वो किसी का नहीं है, वो किसी की फिल्म नहीं है, जिसकी है, जिसने ओरिजिनल बनाई, उसको
उससे आपने खरीद ली, यहाँ से एक एक्टर को ले आए, यहाँ किसी को कुछ नहीं पता है कि वो क्यों ये फिल्म कर रहे हैं, सिर्फ सिवाय पैसे और कमर्शियल सक्सेस के। हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए, लेकिन उसको मैं फिल्म नहीं मानता हूँ, उसको प्रोजेक्ट मानते हैं हम लोग, और सब लोग जानते हैं उसको प्रोजेक्ट ही बोलते हैं। बल्कि वो उस फिल्म के लिए कोई फ़ोन भी आता है तो वो खुद ही, वो जो फ़ोन कर रहा है वहाँ का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बोलता है एक प्रोजेक्ट है, आप इसमें गाना लिखेंगे क्या, या आप इसमें संवाद लिखेंगे क्या, इस तरह जो भी मेरा जो फील्ड है उसके बारे में। तो वो प्रोजेक्ट है और वो सबको पता है, और वो होने चाहिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर उस प्रोजेक्ट में मान लीजिए वो 70 करोड़ में बना और वो 250 कमा गया, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तभी इंसान कुछ ऐसा करता है जो कि चैरिटी करता है, जैसे कि, तो उस चैरिटी के नाम पे 2-4 इंडिपेंडेंट फिल्में बन जाती हैं कई बार। वो पैसा होगा एक्स्ट्रा तभी इंसान ये सोचेगा कि चलो इधर 50 रुपया लगा देते हैं, क्या हो गया, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए, तो हो सकता है थोड़ी इज्जत मिल जाए। ठीक, अगला सवाल लेता हूँ, वापस फिल्म पे आते हैं, ऑल इंडिया रैंक पे। मतलब मैं बड़ा जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई फिल्म अगर आप देखें तो, इसलिए भी कि हमारे देश में पेपर लीक बैक टू बैक हो रहे हैं, कोटा से या फिर अन्य तमाम जगहों से। हर 2 महीने बाद किसी एक बच्चे के सुसाइड करने का होता है। जितनी बार मैंने पॉलिटिकल इंटरव्यू किए पिछले 2-4 महीनों में, मैंने लगभग नेताओं से ये चीज़ पूछी है कि भाई आप सिस्टम में होते हैं, सिस्टम का फ्लो पता है आपको कि कैसे क्या होता होगा। भले आप सवाल मेरा घुमाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन रियलिटी तो यही है कि आपको पता है। और जब इतना प्रेशर दे दिया जाता है तो जवाब देना होता है। अब जो जवाब वो देते हैं वो जनता देखती है, संतोष जनता को होना है, मेरा काम होता है सवाल पूछ लो। तो आपने अपनी फिल्म में दिखाया कि फॉर्मूले से शुरू करते हैं। फॉर्मूला याद करने में भी भाई टाइम लगा है कि e⁻ i पाई प्लस 1 = 0, मैथ का सबसे सुंदर इक्वेशन। एल्यूलर ने कहा कि यूनिवर्स रैंडम नहीं है। इसमें एक सिस्टमैटिक, यूलर, हाँ अंग्रेजी मेरी ख़राब है, हाँ नहीं लेकिन हाँ मतलब हमारी भी खराबी थी, और यूलर ही हम बोलते थे असल में, बाद में हमको पता चला क्या बोलते हैं, ऑयलर है उनका, ऑयलर है। हाँ, तो ऑयलर का कहना था कि ये इक्वेशन प्रूफ है कि यूनिवर्स रैंडम नहीं है। इसमें एक सिस्टमैटिक ऑर्डर और कंट्रोल है। हम सब अपने जीवन पे एक कंट्रोल चाहते हैं जी। जब आप ये फिल्म लिख रहे थे, क्या विचार था आपका, और आपके जीवन का वो कंट्रोल क्या है? काफ़ी बढ़िया सवाल। तो 2 चीज़ें हैं। एक तो हाँ, ये कंट्रोल मुझे लगता है ले देकर जीवन यही है। हर इंसान चाहता है कि जितने भी उसके संसाधन हैं, ये नहीं है कि हमारे पास बहुत संसाधन होने चाहिए, लेकिन जितने हैं उसमें भी हम कंट्रोल ढूंढ पाएँ। ये हो कि वो संसाधन होकर हम संतुष्ट हों, हम कंटेंट हों जीवन में। हम ये सोचें कि ठीक है, आज हमको शाम को चाट खाने का मन है, हम खा पाएँ। इतना कंट्रोल अपने संसाधनों और अपने हेल्थ और जितनी भी चीज़ें हैं अपने आसपास, उन पे होना चाहिए। तो ये इस फिल्म में खास करके, और मुझे बार बार अपने आसपास जितने भी दोस्तों को मैं जानता हूँ, दोस्तों के परिवारों को जानता हूँ, अपने परिवार को जानता हूँ, मुझे लगता है हम लोग हमेशा, ये मिडिल क्लास इंडिया की बात है, जो कि एक तरह से बहुत प्रिविलेज्ड है वैसे, लेकिन वो प्रिविलेज के बावजूद एक साथ में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है पूरे मिडिल क्लास को, खास करके कि हम कहीं पीछे रह गए। वो एक दौड़ है, उस दौड़ में हम पीछे रह गए क्योंकि हम एक सिस्टम में फंस चुके हैं। उस सिस्टम के पास हमसे बहुत ज़्यादा ताकत है, हमारे पास नहीं है। तो हम बार बार वो कंट्रोल खोजने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह का बैलेंस, कि हम ये भी नहीं कि हम बहुत बड़े पूंजीपति होना चाहते हैं कि हमारी है ना शादियाँ 6 महीना चलती रहें और 15 महीने बाद भी उसमें कोई फंक्शन बाकी हो। तो वो हम वो नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम सिस्टम, ये ना हो कि सिस्टम चुटकी बजाए और हम गायब हो जाएं, जो होता है बहुत बार। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि हम अपनी छोटी मोटी जो भी
आज मन किया है कि स्कूल का बस्ता फट गया है तो बच्चे को नया महंगा बस्ता ला के दे दें, महंगा मतलब जो उनके हिसाब से महंगा हो, 1500-2000 का। तो वो कंट्रोल जो है वो बचपन से मैंने देखा है हर मिडिल क्लास फैमिली में, वो हमेशा मिसिंग लगता है। आपको कभी भी संतुलित नहीं होने दिया जाता है, आपको हमेशा लगता है कि हाँ ये महीना चल जाएगा, ये महीना अच्छा है। आपको ये कभी भी नहीं लगता है कि 6 महीने अच्छे हैं या ये साल अच्छा है, ये महीना अच्छा है, अगला महीना हो सकता है बुरा हो, फिर अगला महीना और बुरा हो। तो वो कोशिश मैं चाहता था कि उसको मैथ्स के ज़रिए, और मैथ्स के ज़रिए क्योंकि मैथ्स फिलॉसफी है, मैथ्स और कुछ नहीं है। मैथ्स जो है, मेरा छोटा भाई फिज़िक्स का प्रोफेसर है और उसने बहुत पहले मुझे कहा था कि दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं जो बिना किसी भी उपकरण के हो सकते हैं। आप कुछ नहीं चाहिए, आप पलंग पे पड़े हुए हैं, आपके हाथ में न कलम है, न पेपर है, न कुछ है, अंधेरा है, घुप अंधेरा है, वो पलंग भी नहीं है। मान लीजिए आप कहीं सुरंग में पड़े हुए हैं, आपको कहीं फेंक दिया गया है किसी अंधेरी घुप सुरंग में, वहाँ आप 2 काम कर सकते हैं जो आपको बहुत मज़ा देंगे। एक है गणित, आप दिमाग में एक सवाल बना सकते हैं और उसके जवाब खोज सकते हैं, और दूसरा है फिलॉसफी, और मुझे लगता है एक तीसरा है जो उसको उस समय नहीं पता था, राइटिंग। आप कहानी लिख सकते हैं, दिमाग में लिख सकते हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं और मैं उसमें से मैथ्स मेरे से थोड़ा दूर रह गया, राइटिंग ज़्यादा नज़दीक आ गई, फिलॉसफी बीच में है, मेरा भाई उस तरफ है, मैं इस तरफ हूँ। और मुझे लगा कि ये जो हिस्सा है इसके ज़रिए मैं ये बात कहूँ, जो मिडिल क्लास की इनसिक्योरिटी है उसको मैं मैथ्स और फिलॉसफी के ज़रिए कह पाऊँ। तो इसलिए ये कंट्रोल वाला इक्वेशन भी हमने ढूंढी। ये ढूंढी क्या, मालूम थी बचपन से, लेकिन उसको फिल्म में कहीं एज अ बेस लेयर ऑफ द फिल्म डाला। तो पहले सवाल का जवाब ये। दूसरा सवाल आपका था क्या था, मैं तो खुद ही भूल गया। वही जीवन के कंट्रोल ही थे बस, यही था ना। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। आपके पिता ने, मतलब वो जो शुरू का एक फेज़ उस फिल्म का होता है कि हम अपना कंट्रोल ढूंढते ढूंढते अपने बच्चे को भी भेज देते हैं कि कम से कम तुम अपने जीवन का कंट्रोल खोज लो। आप तो इंजीनियर बने, पिताजी ने कोई ऐसा कंट्रोल आपके लिए रखा या फिर आपको भी छोड़ दिया गया कि जाओ अपना कंट्रोल खुद नहीं, ढूंढो? मैं बहुत लकी रहा। मेरे माता पिता ने बहुत, अमूमन ऐसा होता नहीं है। हाँ, बहुत आसानी से, हमारी सोसाइटी में आज भी नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं होता है। मैं थोड़ा सा, वो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और माता पिता ने बहुत ही आसानी से, जब मैंने बताया, मैं तो इंजीनियरिंग की, फिर जॉब किया, 1 साल जॉब किया, और जब मैंने बताया उनको 2004 में 1 साल के जॉब के बाद कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ मुंबई और मैं राइटर बनना चाहता हूँ, तो मेरे पिताजी को 10-15 सेकंड लगे होंगे हाँ बोलने में। उन्होंने, थोड़ा सा सन्नाटा था, मुझे लगा हाँ ठीक है प्रोसेस कर रहे हैं। फ़ोन पे बताया था मैंने, पूना से फ़ोन किया था मैंने। तो और उस समय मोबाइल भी नहीं था, पीसीओ से, मुझे वो पीसीओ भी याद है, वो लोकेशन भी याद है कहाँ था। वो प्राधिकरण नाम की जगह है पूना में, पिंपरी चिंचवाड़ एरिया में। तो प्राधिकरण में एक कोने पे एक पीसीओ था और मैंने वहाँ से फ़ोन किया था। और तो पिताजी ने कहा कि ठीक से सोच लिया, बस उन्होंने एक सवाल पूछा कि ठीक से सोच लिया है? मैंने कहा हाँ। बोले ठीक है, करो, जो मन है वो करना चाहिए। और हम निकल लिए वहाँ से। 1 जुलाई को हम पूना से बॉम्बे आ गए। और ये फ़ोन हमने शायद जून में कभी, मतलब रिज़ाइन करने के 1-2 दिन पहले मैंने फ़ोन किया होगा, अगले दिन रिज़ाइन कर दिया और जाके वो पूरा जून का जो आखिरी महीना जो नोटिस पीरियड का होता है, बहुत मज़े होते हैं जिसमें कोई काम वाम नहीं करना होता, सबको पता है आप जा रहे हैं, कोई आपको काम नहीं देता है। और पूरे महीने फिर मैं ऑफिस में बढ़िया कैंटीन में टाइम पास किया ऐसे तो 1 महीना लास्ट का, और फिर बॉम्बे आ गया। अमूमन हम जैसे लोग, जैसे नॉर्मल लोग, जब तक, मतलब हो सकता है कल कुछ बड़ा हो जाए, लेकिन अगर कोई ऐसा सपना होता भी है ना, तो वो स्पेस तो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है कि पिताजी से बात कैसे करेंगे। ठीक है, पिताजी से बात हो भी गई, जैसे आपके लिए इजी था, पर वो ढूंढना अपने आप में कि मैं और क्या कर सकता हूँ, वो एक इनसिक्योरिटी, जॉब नहीं रहेगी अगर वहाँ पे फेल हो गया, इसमें समन्वय बनाने में कितना वक्त लगता है? हर आदमी का अलग अलग होगा। हाँ, इसमें वक्त लगता है, लेकिन मेरा सफ़र बहुत पहले शुरू हो गया था। मैं 10 साल का था जब मैंने पहली कहानी लिखी जो छप गई।
मैं 10 का था 1990 में। बाल हंस नाम की पत्रिका आती थी, जो हंस जो है हिंदी का जो जर्नल है, उन्होंने बच्चों के लिए एक पत्रिका, अभी भी चल रही है, बाल हंस, और बड़ी रेप्यूटेड थी क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा लिटरेरी थी। नंदन और चंपक जो थी वो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए थी। इसमें जानवरों की कहानियाँ नहीं होती थी, इसमें इंसानों की कहानियाँ होती थी बाल हंस में। और तो उसमें मैंने एक कहानी लिखी और जो छप गई। तो मैं 10 बरस का था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी कहानी भी छपी है। 50 रुपया उन्होंने मेहनताना भेजा उस समय, मतलब 1990 में 50 रुपया एक बच्चे को आप दे दें कुछ लिखने का। तो मुझे लगा एक तो बहुत अच्छा है, ये मज़ा आया एक करने में। किताबें बहुत पढ़ता था क्योंकि पिताजी को पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो बचपन से जब आप बहुत पढ़ते हैं तो आपको एक जो नॉर्मल, आई थिंक बच्चों की एक जो आदत होती, कोई भी नया मिल जाए कुछ तो आप उससे खेलना चाहते हैं, आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं भी नए शब्द सीख रहा था, नई कहानियाँ पढ़ रहा था। तो फिर लिखते लिखते तो करीबन 15-16 साल की उम्र में मुझे पता था कि मैं राइटर बनना चाहता हूँ, ये पक्का था। अब कैसे बनूंगा वो नहीं पता था। और लखनऊ में रहते थे हम, तो कोई आसपास कोई राइटर नहीं था, दूर दूर तक नहीं था, ख़ानदान में कोई नहीं था। हिंदी की जो हमारी किताब थी, जो स्कूल में CBSE में टेक्स्ट बुक जो थी, उसमें जीवनियाँ रहती थी लेखकों की। चैप्टर है उसके पहले जीवनी है। तो जीवनी में ज़्यादातर मैंने यही पढ़ा था कि ये बैंक में नौकरी करते हैं, ये स्कूल में अध्यापक हैं, ये पोस्ट ऑफिस में हैं, ऐसे ही सब ज़्यादातर सरकारी नौकरियां होती थी। तो मुझे समझ आया कि नौकरी करते हैं और लेखन जो होता है साइड में चलता है, शाम को लिखेंगे, घर आके वीकेंड पे लिखेंगे। तो मुझे भी लगा ठीक है, नौकरी करेंगे साथ में लिखेंगे। तो मैंने सोचा नौकरी करनी है, तो उस समय पढ़ने में अच्छा था, साइंस में मन लगता था, तो फिर इंजीनियरिंग की तरफ चले गए। फिर इंजीनियरिंग जब पहुँचे BHU में, वहाँ थिएटर करना शुरू किया। पता चला नेशनल यूथ फेस्टिवल नाम की चीज़ होती है जिसमें बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है और बहुत बड़े बड़े जज आते हैं। उसमें आशुतोष राणा आए थे जज बनकर। तो उनको देखा तो लगा अच्छा ये तो ये हैं, मतलब इतनी नज़दीक हम पहुंच गए हैं किसी के जो फिल्मों में काम करता है और हम परफॉर्म कर रहे हैं। उस समय हम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आशुतोष राणा आए थे BHU में। तो मैं अपनी कॉलेज की जो यूथ फेस्टिवल का एक अखबार हम लोग निकालते थे जिसमें हर रोज़ की खबरें होती थी। 5 दिन का फेस्टिवल था, तो उस अखबार का मैं सह संपादक था। तो और उसी समय आनंद गांधी का एक नाटक आया था, आनंद गांधी जिन्होंने शिप ऑफ थीसिस बनाई। तो आनंद गांधी का नाटक आया था, बम्बई से नाटक आया है। वो नाटक हमने, सुगंधा था शायद नाटक का नाम। तो वो सब देख के लगा अच्छा ये नज़दीक है, उतना दूर नहीं है। जो किताबों में पढ़ के लगता था कि आपको बहुत गरीबी की ज़िंदगी है और बहुत ही, है ना, सरकारी जॉब वाली, हाँ वो वाली ज़िंदगी, ये तो है यहाँ पे। तो लगा अच्छा ठीक है, जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं। तब पता चला फिल्म इंस्टीट्यूट है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से कोर्स कर सकते हैं। तब तक लेकिन BHU आ गए थे, तो थिएटर पे मैंने ध्यान दिया। सोचा 4 साल थोड़ा तैयारी करते हैं अच्छे से। तो किताबें खूब पढ़ी, नाटक लिखे, डायरेक्ट किए। किस नाटक के लिए गोल्ड मेडल मिला था? तो वो नाटक था अंतराग्नि था उसका नाम। और वो नाटक जो था वो नेशनल यूथ फेस्टिवल में जो ईस्ट जोन हम लोग गए थे, तो मिदनापुर में हुआ था। वहाँ पे हम लोगों ने परफॉर्म किया था अंतराग्नि नाम का नाटक। जो कहानी बहुत ही मतलब वो सटायरिकली था एक तरह का। उसमें था कि शुरुआत होती है, मानव सभ्यता को बड़ा ध्यान में रखा गया था। हाँ, मानव सभ्यता की पूरी एक कहानी थी कि कैसे आग की खोज हुई है, आदि मानव ने की है। और वहाँ से लेकर पूरा एक सफ़र था जहाँ पे आग की खोज हुई है, आग हमने बाहर खोजी है। और फिर वो आग अल्टीमेटली हम जहाँ आतंकवाद और ये दुनिया, मतलब कॉलेज में वहीं तक समझ थी कि आतंकवाद पे एक तरह का कमेंट कर दो कि किस तरह से दुनिया बंटती जा रही है। आग का आविष्कार हुआ, उससे लोग जुड़े और फिर जुड़ने के बाद धीरे धीरे आग की वजह से ही, आग ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया, आग ने
अलग अलग रिचुअल्स हर धर्म के बन गए, और फिर फाइनली आग जो है वो मानव बम बन के, मतलब हम पेट में बम बांध के और इंसान खुद आग बन के दूसरों को मार रहा है। तो ये पूरा इस तरह का एक चित्र था, कोई उसमें कहानी नहीं थी, उसमें अलग अलग चैप्टर्स थे। आग को लेकर 4 या 5 चैप्टर थे कि आग के 5 प्रयोग एक तरह से कह सकते हैं आप। तो ये था, अंतराग्नि था उसका नाम, और उसको हम लोगों को उसकी बदौलत वो मैंने लिखा था और निर्देशित किया था, एक्टिंग नहीं की थी मैंने उसमें। तो वो हमारा नेशनल यूथ फेस्टिवल गया, तो बड़ा हौसला बढ़ा कि हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ। तो फिर सोच लिया था कि जाना तो है, या तो पूना या मुंबई। पूना में एक बार देख लेंगे फिल्म इंस्टीट्यूट का क्या है, किस तरह का कोर्स वगैरह है वहाँ। तो नौकरी मिल गई पूना में, सोच समझ के मैंने पूना में ही नौकरी ली कि वहाँ ही जाऊँगा मैं। या मैं चाहता था ये 2 ही शहर, और कहीं बेंगलोर वगैरह की जो कंपनियाँ आई थी उनमें मैं बैठा नहीं इंटरव्यू में। तो ये पूना की एक कंपनी आई तो उसमें मैं बैठा और हो गया मेरा, तो वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ 1 साल टिके और फिर मुंबई मौका मिल गया। हाँ, एक आग तो और भी है आपके अंदर, अलग वाली, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने की। हाँ, वो ट्विटर से लेके स्टैंड अप कॉमेडी के स्टेज तक और उसके माइक तक। क्या प्रॉब्लम है आपकी, आप सरकार से क्यों नहीं डरते हैं? हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे तो लगता है कि ये एक तरह से संविधान एक तो हमें जगह देता है बात करने की सरकार से। आप जवाब दे रहे हैं ना, तो मेरे जहन में एक चीज़ है छोटी सी लाइन में। पहले हमारे बिहार में मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव, 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी हैं। खैर उन्हीं के आसपास वाले नेता रहे, लेकिन थोड़े से दुराव हो गए। तो उस दौरान उन्होंने कहा था, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, कि बिहार की जो सड़कें हम हेमा मालिनी के गालों जैसा बना देंगे। और केजरीवाल जी जब सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की सड़कों को सिंगापुर जैसा, अमेरिका जैसा बना देंगे। आपको मैंने आज रेलवे स्टेशन से रिसीव किया और मेरे प्रोडक्शन वाले ज़रूर ये कहेंगे कि या तो तुम गाड़ी और स्लो चला लेते, बार बार खट 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 कर रहा था और हमारा फ्रेम बहुत ख़राब हो गया। ओह अच्छा, ये हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। तो आप जो भी जवाब दे रहे हैं अब आप पूरा करिए। हाँ, तो 2 चीज़ें, एक तो संविधान हमको जगह देता है। संविधान जगह क्यों देता है वो सोचना पड़ेगा। संविधान ने क्यों जगह दी है कि हम सरकार से वार्तालाप करते रहें, हम सरकार से सवाल पूछते रहें। ये जगह इसलिए दी है कि संविधान और सरकार दोनों बेहतर बन सकें। इसलिए नहीं दी है कि हमको बहुत शौक है भाई लड़ने का और मरने का, है ना। बहुत लोग मारे जा चुके हैं सवाल पूछने पर, बहुत पत्रकार ज़्यादातर, क्योंकि पत्रकार होना, मतलब कौन सोच सकता है कि पत्रकार होना एक खतरनाक प्रोफेशन हो सकता है। लोग जनरली सोचते हैं खतरनाक प्रोफेशन होता है, ठीक है, आप किसी तरह की सुरक्षा सेवा में हैं, आप पुलिस में हैं, आप आर्मी में हैं, जहाँ आप जेन्युइनली, मतलब यू आर सेविंग, प्रोटेक्टिंग अ नेशन एंड यू आर प्रोटेक्टिंग लॉ एंड यू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स। लेकिन क्यों दिया गया है ये प्रावधान? जिस तरह से हम लोग अगर इंसान हैं, हमको अगर बेहतर बनना है ज़िंदगी में, हमको लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, सब कहते हैं कि थोड़ा कसरत करनी पड़ती है, योग आसन कीजिए, कसरत कीजिए, चलिए हर रोज़। वो इसलिए ही है कि आप ही बेहतर बनेंगे। वो प्रावधान आपको आपके शरीर ने दिया है कि आप कसरत करेंगे तो आप बेहतर होंगे। ये कसरत है एक तरह की सरकार के साथ, जो मैं चाहता हूँ कि बनी रहे, भले ही मैं ना करूँ, भले ही कल को ये हो कि भाई कोई भी कारण से मैं चुप हो जाऊँ या मुझे चुप करा दिया जाए, तो मैं चाहता हूँ बाकी लोग करते रहें, क्योंकि इससे देश मजबूत होगा, इससे सरकार मजबूत होगी, इससे संविधान मजबूत होगा। पहली बात ये। दूसरी बात, सिंपल बात, मज़ा आता है, ठीक है। आपको लगता है कि दुनिया उतनी कठिन, उतनी मुश्किल नहीं है, अगर मैं ये कह पाऊँ कि दुनिया मुश्किल है। अगर मैं कह दूँ कि भैया ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, ठीक है, मेरे को सड़कें अच्छी नहीं लग रही हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये कह दूँ तो ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। ये प्रॉब्लम थोड़ी, तो मेरे अपने सुकून के लिए, ठीक है। आपको बुरा लग रहा है, आप
राजा हैं, आपको बुरा लग भी रहा है तो क्या हो गया, आप थोड़ी देर देख लीजिए कि भाई ये आदमी रो रहा है सड़क पे, जाइए अपने हमाम में बैठिए, उसमें से अंगूर खाइए, वाइन, जो भी आप पीते हैं, लस्सी शरबत जो भी पीते हैं वो पीजिए। रो ही रहा है ना एक आदमी, उनके हिसाब से तो ये रुदन ही है, ठीक है, कॉमेडी है या जो भी फॉर्मेट है उसका, रो ही रहा है ये आदमी, रोने दो ना, ठीक है, हमको मज़ा आ रहा है रोने में, हमको रोने दो, बस हम इतना चाहते हैं। उसके आगे ठीक है, आप अगर बोलें कि आप हमारे रोने से भी आपको तकलीफ़ है, आप बोलें कि हमारे खुद से बात करने से भी आपको तकलीफ़ है, तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं, ये दो कारण हैं। तीसरा एक जो हिस्टोरिकल कारण वो ये है कि मैं उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादातर ज़िंदगी। वहाँ पे मैंने हमेशा ये देखा है कि एक तरह का सविनय अवज्ञा जिसको कह लेंगे हम, वो है वहाँ, ठीक है। वहाँ पे भले ही आप ये नहीं है कि आप जाके वायलेंस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गए हैं बिजली के दफ्तर, मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, हमको बिजली का बिल भरने में इतना वक्त लगता था, हर बार बिजली का बिल कुछ गलत आ जाता था, उसमें वो बिल आना चाहिए 250-300 रुपये, बिल आ गया है 1800 रुपये, वहाँ आप जाके लड़ रहे हैं, वो समझा रहे हैं उसको कि नहीं है, मीटर रीडिंग ले जा रहे हैं, 2-2 दिन 3-3 दिन लगते थे बिजली का बिल भरने में। अब उसमें गुस्सा तो आता है, तो आप कम से कम वहाँ थोड़ा सा अगर बोल देंगे, वो आदमी आपसे प्यार से बोल देगा, हाँ भैया सबका ही है, आपका अकेले थोड़ा है, देखिए यहाँ सैकड़ों लोग लगे हुए हैं लाइन में, सबकी हालत ख़राब है, तो आपको लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ एक आदमी है जिसको आप सब मिल के उसकी बिचिंग कर सकते हैं। वो कुछ नहीं कर, वो बाबू भी वहाँ बैठा है, उसने तो जाके मीटर हमारा हिलाया नहीं है, सिस्टम ख़राब है, लेकिन हम सब मिल के उसकी और वो विभाग के पंखों की भी हम बुराई कर लेंगे। देखिए पंखे भी, बिजली विभाग में पंखे नहीं चल रहे, बिजली का जो दफ्तर है उसके पंखे ऐसे चलते थे कि वो चल नहीं, वो राजू श्रीवास्तव शायद बोलते थे एक ज़माने में कि वो पंखे चल नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है ऊँघ रहे हैं। तो वो जो है ना, उसमें एक कलेक्टिव जो हर आर्ट का काम होता है, और मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी का वो काम एकदम प्रत्यक्ष तरह से होता है कि लोगों को ये फीलिंग दे दे कि इस दुख में हम अकेले नहीं हैं। ये जो दिक्कत हो रही है, आज के डेट पे तो वो भी तो बंद ही हो रहा है ना। बंद हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कॉमेडी से जेल में डाल देने का क्या तात्पर्य हो सकता है? हाँ, वो मुझे बड़ा बहुत ही ऐसी कौन सी भावनाएं हैं जो आपकी बार बार आहत हो जाती हैं, टूट जाती हैं? ये मुझे भी नहीं पता। मैं बहुत सोचता हूँ इस बारे में कि कैसे भावनाएं आहत हो जाती हैं और क्या तरीका है इस चीज़ को रोकने का। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये लॉज और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। आप किसी भी चीज़ पर आप कुछ भी आप UAPA लगा दें, आप किसी भी बात पर किसी ने कुछ भी कहा हो, ये मुश्किल है। लेकिन इतिहास ने हमको सिखाया है, प्रहार में भी डायलॉग है नाना पाटेकर की फिल्म में, मुश्किल वक्त सिपाही सख्त। तो जितना भी मुश्किल हो, अगर आप चुप हो गए तब तो और मुश्किल है, मुश्किल बढ़ेगी। आपके चुप होने से मुश्किल घटेगी नहीं। तो ठीक है, 2 लोगों को जेल में डाला जाएगा, 4 को डाला जाएगा, 40 को 4000 को डाला जाएगा, हम बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक लोग बोलते रहेंगे, मैं नहीं बोलूँगा, कोई और बोलेगा, कोई और नहीं, कोई और बोलेगा। और मुझे लगता है पिछले 5 साल में जितने सैटायरिस्ट आए हैं सामने, वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। मतलब बावजूद इसके कि ठीक है आप लोगों को जेल भेज रहे हैं या लोगों पे केस डाल रहे हैं, फैक्ट चेकिंग पे केस डलता है, कोई रिपोर्ट कर दे, जर्नलिस्ट कोई सच रिपोर्ट कर दे, उस पर FIR हो जाती है, कोई रिपोर्ट करने जा रहे हैं रास्ते में से उनको उठा लिया जाता है, ये सब हो रहा है। उसके बावजूद अगर आप देखें, कॉमेडी बढ़ रही है, सटायर बढ़ रहा है। इस चुनाव में हमने देखा जिस तरह का ह्यूमर आम जनता लेकर आई सामने, वो जो मीम बना कि वॉर रुकवा दी पापा, अब वो जो मीम है वो ऐसा नहीं है कि कहीं बैठकर 4 लोगों ने सोचा, कोई बहुत ही 4 शक्तियों ने सोचा कि इसका मीम बना दिया जाए। वो जब पहली बार मैंने वो ऐड देखी, मेरे दिमाग में और किसी के दिमाग में नहीं आया होगा कि ये एक लाइन इतना बड़ा मीम बन सकता है कि पूरा देश जान जाए उसको, कि पूरा देश, आप कहीं भी इस समय बोलें कि
सिर्फ वॉर रुकवा दी छोड़ दीजिए, आप पॉपअप बोल दीजिए कहीं पे, सबको पता है कि क्या किस बारे में बात हो रही है। तो ये जो मीम कल्चर है ये लोगों ने खुद उठाया है। लोगों ने क्यों उठाया होगा आप ये सोचिए, क्यों उठाया है? क्योंकि ये एक तरह की, जिस तरह से हमारे शरीर को विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हम सबको डिसेंट की ज़रूरत होती है अपने चेतन में, और वो वहाँ से आया है। हर एक को पता है डिसेंट एक हेल्दी चीज़ है, और वो सबके लिए हेल्दी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सरकार के लिए भी हेल्दी है। क्यों पुराने ज़माने में राजा अपने दरबार में एक विदूषक रखते थे? विदूषक का काम ही होता था ना कि भाई राजा को घुमा फिरा के बोल दो, ठीक है, हम बदतमीज़ी से नहीं बोलेंगे, वो ठीक बात है, हम वो मानते हैं और हम उसको फॉलो भी करते हैं। लेकिन राजा को ज़रूरत होती है एक विदूषक की, जो उसको बता सके कि सर ये जो आज आपने किया है ना गलत, ये थोड़ा सा इसमें 1% चुतियापा है, प्लीज़ इसको कम कीजिए। बस वो घुमा के बोलेगा, ठीक है, थप्पड़ भी खा जाएगा कई बार, लेकिन वो थप्पड़ खा के राजा उसको फिर अगले दिन बुलाएगा कि आ जाओ बेटा, आज कल का हो गया थप्पड़, अभी आज बताना कि वो क्या आप हैं। मुझे लगता बहुत सारे मेरा विदूषक हैंडल इसीलिए था बहुत पहले से, क्योंकि ये एक परंपरा रही है। और ठीक है, लोग कहेंगे कि ये राजा के समय में थी और अब डेमोक्रेसी में इस परंपरा की क्या ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम लोग पूर्ण डेमोक्रेसी नहीं बन जाते हैं और थोड़ा सा राजशाही मामला है, तब तक जब राजा हैं तो फिर विदूषक भी है, जब राजा नहीं रहेंगे तो विदूषक भी नहीं रहेंगे। कल जो आपने वीडियो डाला था स्टैंड अप कॉमेडी वाला, उसमें कुछ तो है, एक किस्सा है, मतलब अगर वो किस्सा दोबारा प्रयोग में होना है या नहीं होना है, एक बार आ गया है, यदि आप चाहें तो उसमें बता सकते हैं वो कॉल वाला क्या सीन था। अच्छा नहीं, वो तो वीडियो बाहर ही आ गया है, तो वो वीडियो तो लोग देख ही लेंगे। लेकिन हाँ, वो कॉल वाला जो है, जो वही पापा वाला ना, कि वॉर रुकवा दी पापा, हाँ, तो उस पर ही मैंने बात की, क्योंकि मैं जेन्युइनली मैं सोच रहा था कि ठीक है, ये ऐड अगर सच है, हाँ, ठीक है, मैं ऐड, लोग बोल रहे थे कि ये झूठ है कि ये वॉर नहीं रुकवाई होगी इन्होंने, मैं कह रहा हूँ ठीक है सच है। तो मैं जानना चाहता था कैसे रुकवाई होगी, क्योंकि वॉर रुकवाना मतलब आपने किसको बोला होगा, किसको बोला कि वॉर रुकवा दो, क्योंकि जो भी हमको कुछ लोगों को निकालना है। तो मैंने उसमें ही पूरा एक कि पहले पुतिन साहब को फ़ोन किया होगा, फिर पुतिन साहब के साथ आर्मी चीफ और फिर सिपाही, फिर तो वो खैर वो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, मैं ऐसे बता मतलब नहीं पाऊंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं उसे। हाँ, वो यूट्यूब पे है, कल ही आ चुकी है। शादी और इलेक्शन नाम से वीडियो है। और काफ़ी बेहतरीन है, 10 मिनट कुछ सेकंड का है, तो टाइम जल्दी पास हो जाएगा। जी, मज़ा आएगा। और मेरे वीडियो के नीचे हमेशा कमेंट रहते हैं कि इतना धीरे बोलता है, ये वीडियो 1.25x पे देखो, तो उस पे देखेंगे तो 8 मिनट में हो जाएगा खत्म। मेरे लिए भी सेम चीज़ कहा जाता है। नीचे तो कमेंट कर रहे हो तो फिर लोग 1.5x पे देखने वाले हैं ये वाला इंटरव्यू। आप जिस इंडस्ट्री से आते हैं, फिल्म वाले पे, एक समय था जिस दौरान सरकार में जो भी चीज़ें चल रही होती थी, चाहे वो करप्शन हो, चाहे उनकी कोई ख़राब नीति हो, उस पर कुछ फिल्में बनती थीं, कुछ अच्छी फिल्में बनती थीं जो जिससे सरकार की आंखें खुलें या ना खुलें, जनता के बीच एक जागरूकता होती थी। मुझे कोई डर नहीं है इस बात का कि अगर किसी को कोई नाराज़गी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी के समय में मैं पिछले कुछ वर्षों में देख पा रहा हूँ, बहुत सारी फ़ाइलें खुल रही हैं, अलग अलग तरह की फ़ाइलें खुल रही हैं, अलग अलग तरह की फ़ाइलें निकाल के न जाने कौन सी सरकार सत्ता है जो वो फ़ाइलें एक डायरेक्टर के हाथ में दे दी रही है और उस पर फिल्में बन रही हैं। या फिर अभी एक फ़िल्म आई थी कोई रानी लक्ष्मीबाई करके, हमने जो उनका इतिहास पढ़ा उसके बाद उधर देखा, या 2 शब्द कहेंगे इस पर? पूरा जो देखिए इसको मतलब क्यों कमी आई है, मतलब एक सेंसिटिव भी सवाल है कि हम इन दौर में नहीं कुछ बना रहे हैं। जी, एक दौर था जब फैज़ लिख देते थे तो जेल में चले जाते थे, आज हमारे पास वैसे राइटर भी नहीं है, तो हैं भी तो शायद डरे हुए कहीं बैठे होंगे। बिल्कुल, और जिसको अगर डराया और वो डरा नहीं तो दोनों का अपमान है मुझे लगता है, जो डरा रहा है और जो डर रहा है, तो डर जाते हैं लोग। और कई बार मतलब बहुत अच्छे टूल्स होते हैं डर, जैसे हर आदमी की कीमत होती है, हर आदमी का डरने का एक थ्रेशोल्ड होता है। लेकिन जो आपने बात कही तो 3 मैंने पहले कहा था 2 तरह की
चीज़ें होती हैं, एक फिल्म होता है और एक प्रोजेक्ट होता है, और तीसरा होता है ये प्रोपेगेंडा फिल्में। वो भी सबको पता है, वो खुद ही जो बना रहा है वो भी जानता है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म। ऐसा नहीं है कि वो सोच रहे हैं कि अरे हम तो कोई महान कहानी बता रहे हैं जो किसी ने नहीं देखी और ना हम फिल्म बना रहे हैं। वो भी जानते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म है, लेकिन वो क्यों बना रहे हैं उसके पीछे कई कारण हैं। कई लोग हैं जो सच में मानते हैं कि ये है ना, ये प्रोपेगेंडा पहुंचाना ज़रूरी है। वो जानते हैं प्रोपेगेंडा है, लेकिन वो ये जानते हैं कि ये ज़रूरी है, या मानते हैं कि ये ज़रूरी है। ये प्रोपेगेंडा देश के इस समय ना, देश का जो देश के दिमाग में जो भी एक तरह का उनके हिसाब से जो नेहरू जी जो थोड़ा सा साबुन छोड़ के गए हैं उस पर पानी मारना ज़रूरी है ताकि वो निकल जाए, तो वो मानते हैं। कुछ हैं जो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, कुछ हैं जिनको पता है कि ये, उनको भी पता है प्रोपेगेंडा फिल्म है, वो किसी और इल्यूजन में नहीं है कि हम दुनिया बदल देंगे या सुधार रहे हैं या हम लोगों को सही बात बता रहे हैं। वो जानते हैं ये सही बात नहीं है या ये प्रोपेगेंडा है किसी भी तरह का। वो बना रहे हैं क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं इस समय। मसान पे बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इन लोगों से बाहर ही निकल जाता हूँ। अच्छी फिल्म है, बहुत शानदार फिल्म है, और सवानंद किरकिरे जी की आवाज़ में थी ना वो गाना, मैं किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ। आप जब फिल्म लिख रहे थे, दीपक का किरदार, एक तो कहा जाता है कि मेन रिटन बाय वरुण ग्रोवर आर सो प्योर हार्टेड, जिसके बारे में हम लोगों ने हल्की सी बात पहले करी थी। मुझे नहीं पता कि दीपक के किरदार को कैसे लिखा गया, लेकिन उसकी तड़प अमूमन लोग अपने भीतर महसूस करते हैं जो भी उस फिल्म को देखें, और उसके बाद अगर समझ पाएँ तो जुड़ा हुआ सा रहता है। या फिर उनके पिता विद्याधर पाठक, संजय मिश्रा का जो किरदार था वो काफ़ी अच्छा था। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या वरुण ग्रोवर के भीतर जो पुरुष है या समाज में जिस तरह के पुरुष होने चाहिए, जो एक परिकल्पना होती है, वो असल में है, या फिर आप सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए उसको लिखते हैं, गढ़ते हैं? समाज में आपको ऐसे लोग दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं ज़रूर, क्योंकि अगर दिखेंगे नहीं तो मैं बहुत कम चीज़ें इमेजिनेशन से लिखता हूँ और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व ही करता हूँ, ऑब्ज़र्व करके लिखता हूँ। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एस्पिरेशन होती हैं। तो हम सब के अंदर दो इंसान होते हैं, मुझे लगता है। एक है जो हम हैं असली में, और एक है जो हम एस्पायर करते हैं कि हम ये हो जाएं एज अ पर्सनैलिटी, नॉट एज स्टेटस या कुछ, एज अ पर्सनैलिटी। हम चाहते हैं, मान लीजिए हम असल में हमारे अंदर बहुत कुछ चीज़ों पे बहुत चिढ़ होती है, और फिर बाद में लगता है कि इससे क्यों चिढ़ गया मैं, इस बात से क्यों चिढ़ गया, काश मैं ऐसा होता। तो जो एस्पिरेशनल हम सब के अंदर है वो ऑफ कोर्स हम सब की असलियत से बेहतर इंसान होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक जो जितने भी मुझे अच्छे इंसान दिखते हैं आसपास, और उसमें ज़रूरी नहीं वो पुरुष हों, बल्कि मैं मानता हूँ कि बहुत सारे पुरुष हमारे समाज में, और जिस तरह के पुरुष रोल मॉडल्स हैं हमारे, उनमें बहुत ज़्यादा पुरुषत्व है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा, उनमें फेमिनिन साइड बहुत कम है उनमें। और फेमिनिन साइड जब कहें तो जो एक स्टीरियोटिपिकल एक ट्रोप्स हैं फेमिनिन साइड के और मैस्कुलिन साइड के, तो जिसको मैं फेमिनिन साइड कह रहा हूँ वो सेंसिटिविटी है, वो इमोशनली ओपन होना है, वो बहुत सारी चीज़ों में निडर होना है, बहुत सारी चीज़ों में और निडर उस तरह से नहीं कि अथॉरिटी से नहीं डरते हैं, सिर्फ अपने आप को लेकर कि हम क्या हैं, कोई हमको जज कर रहा है कि नहीं, उसको लेकर निडर होना। तो वो पुरुषों में बहुत ज़्यादा डर होता है, मुझे ये लगता है। हर समय ये दिमाग में चलता रहता है कि कोई हमको किस चीज़ के लिए जज करेगा, क्या हम बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं किसी चीज़ में। अगर हमने इस समय किसी ने हमारी गाड़ी को पीछे से हॉर्न मारा और हमने पलट के उसको गाली नहीं दी तो क्या हम कमज़ोर हो गए? कोई देख भी नहीं रहा है, तब भी हमारे अंदर वो चलते रहते हैं सवाल। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे पुरुषों को फिल्मों में रिप्रेजेंट करूं कम से कम,
जो सबका एक बेहतर एस्पिरेशनल सेल्फ है। सच में शायद वैसे नहीं होंगे कोई भी, लेकिन फिल्में क्या करती हैं, फिल्में आपको, और बहुत लंबे डिबेट इस पे चलते हैं कि क्या फिल्में समाज का आईना हैं, तो फिल्मों में वही दिखाना चाहिए जो समाज में हो रहा है, या ठीक उल्टा है कि फिल्में लोगों को प्रभावित करती हैं तो फिल्मों में अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए जो लोग जिससे प्रभावित हों। और दोनों सच हैं काफ़ी हद तक, लेकिन ताकत फिल्मों के पास है। आम आदमी के पास ताकत नहीं है कि वो सड़क पे खड़ा हो जाए इम्तियाज़ अली के सामने कि मैं हूँ और मुझसे अब तुम इंस्पायर होकर फिल्म बनाओ, है ना। किसी फिल्म मेकर के पास ताकत है कि वो एक इंसान बनाए जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो। वो ताकत सिर्फ उसी के पास है जिसके पास माइक है, या जिसके पास कैमरा है, जिसके पास फिल्म का माध्यम है। तो मुझे लगता है कि फिल्मों में हमेशा ओवरऑल जो मैसेज आए वो ऐसा नहीं है कि बहुत समाज सुधार का एक मैसेज आए, लेकिन एक कम से कम पर्सनालिटी का वो मैसेज आना चाहिए। बहुत ओपनली भी ज़रूरी नहीं है, कहानी के साथ आना चाहिए कि इस तरह के इंसान एग्जिस्ट करते हैं एंड इट्स ओके टू बी सेंसिटिव, इट्स ओके टू व्हाटएवर क्राई बीइंग अ मैन, इट्स ओके टू बी वल्नरेबल, इट्स ओके टू बी फ्लॉड, इट्स ओके टू बी confused about your sexuality or your general ambition in life or not being ambitious। जो एक मर्दों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको एम्बिशियस होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप अगले साल क्या करने वाले हो, 5 साल बाद क्या करने वाले हैं, 20 साल बाद आप कहाँ होंगे। ये सारे सवाल आपको बचपन से, जो बच्चों से पूछे जाते हैं, और आपने घर में देखा होगा कि बड़े होकर क्या बनोगे, ये सवाल लड़कों से पूछा जाता है, लड़कियों से नहीं पूछा जाता, क्योंकि सब मान लेते हैं कि ये कुछ नहीं बनेंगी, ये शादी करेंगे, उसके बाद जो बनना होगा बनेंगी, हमको कुछ लेना देना। और सोसाइटी में अगर आपके घर में एक बेटा पैदा होता है तो आप उसको एफडी समझ लेते हैं। बिल्कुल, तो वो लड़कों पे, हाँ, और वो लड़कों पे एक तरह का प्रेशर है, वो अननोइंगली आता है, लेकिन है। तो वो जो एस्पिरेशन, इसलिए वो ये ऑल इंडिया रैंक में मैंने कोशिश की कि वो लड़का ऐसा हो जिसको कुछ नहीं पता वो क्या करने वाला है, न ही उसका कोई एम्बिशन है, न ही उसके कोई सपने हैं। उसको 1-2 चीज़ें पसंद हैं और सपने देखना पसंद है, बस उसमें वो खुश रहता है। तो वो कैरेक्टर वहाँ से भी निकला है कि वो एक जो मैस्कुलिनिटी के जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, बहुत श्योर होना चाहिए आपको लाइफ में, बहुत पता होना चाहिए। आपको कुछ नहीं पता है तो भी आप सड़क पे मतलब ऐसे चलें कि लोग देखें तो वो बोलें कि अच्छा ठीक है, ये लड़का जो है इस समय ये कॉफ़ी पीने जा रहा है, या ये लड़का इस समय अपनी कार निकालने जा रहा है पार्किंग से, और उसके बाद शायद ये वहाँ जाएगा, और पूरी आपकी ज़िंदगी की कहानी उस वॉक में लोग पकड़ लें, ये दिमाग में चलता है। तो वो कन्फ्यूजन जो है ना, उसको निकाल दिया गया है मर्दों के अंदर से। मैं चाहता हूँ कि वो वापस आए, इस तरह की चीज़ें। नया क्या लिख रहे हैं? नया एक फ़िल्म लिखी है मैंने, सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव। तो वो मालेगांव जो फिल्म इंडस्ट्री है उसकी एक तरह की ओरिजिन स्टोरी है कि वो कैसे वो बनी और कहाँ से शुरुआत हुई और कौन थे वो कुछ लोग, एक दोस्तों का पूरा एक ग्रुप जिन्होंने ये फिल्में बनानी शुरू की मालेगांव में। तो सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव है इसका नाम। ये टाइगर बेबी और एक्सेल का प्रोडक्शन है, रीमा काकती ने डायरेक्ट की है, मैंने लिखी है, और मेरे साथ शोएब नज़ीर हैं जिन्होंने डायलॉग लिखे हैं। कब आने वाली है? तो ये अभी टोरंटो में हमारा वर्ल्ड प्रीमियर है, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में सितंबर में। उसके बाद अब मुझे डेट तो अभी तक क्योंकि तय नहीं हुई है टोरंटो के बाद, लेकिन उम्मीद है इसी साल आएगी। अगर कोई बहुत बड़े जो है ना वो गॉडजिला और किंग कॉन्ग जैसी फिल्में नहीं आ गई और फिर हमको कोई विंडो नहीं मिला, तो क्योंकि ये फिल्म मतलब वही थोड़ी सी सीमित फिल्म है उस तरह से कि कोई इसमें बड़ा VFX नहीं है, फैंटेसी नहीं है, एक छोटे शहर की कहानी है और 5-6 दोस्तों की कहानी है, और आदर्श गौरव हैं इसमें मेन लीड। तो उस हिसाब से वो विंडो शायद देखेंगे। आदर्श शानदार एक्टर है, बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत ही बढ़िया, कमाल है। इलाहाबाद या प्रयागराज? इलाहाबाद। घटना जिस समय की है तो इलाहाबाद ही था, बाद में हुआ प्रयागराज। कोई परफॉर्मेंस कर रहे थे आप, रोक दिया गया था आपको? हाँ, ये NIT है, NIT
जो एक ज़माने में, हमारे ज़माने में मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो होता था। लड़कियों के सामने लड़का इस तरीके से सेक्स को लेकर के बात कैसे कर सकता है? हाँ, वही बताइए, सेक्स एजुकेशन पे ही जोक था कि क्यों सेक्स एजुकेशन हमारे देश में इतना बड़ा टैबू है और लोग घबरा जाते हैं सेक्स एजुकेशन की बात से ही। वही हम बता रहे थे कि 11वीं क्लास में हमारे जो बायोलॉजी के टीचर हैं वो घबराए हुए थे, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाना था उनको, वो घबराए हुए थे, तो वो सेक्स और सेक्सुअल वर्ड नहीं बोल पा रहे थे। ये जोक है मेरा, ये जोक का मतलब पहला हिस्सा है। और ये जोक अभी शुरू ही हुआ था कि वहाँ पे एक प्रोफेसर थे MNIT के, खड़े हो गए वो भाई साहब, वो आ गए दौड़ते हुए स्टेज की तरफ कि बंद कीजिए इसको, बंद कीजिए, ये क्या बदतमीज़ी चल रही है, लड़कियां बैठी हैं उसके सामने, आप लोग ये सेक्स और सेक्सुअल इस तरह की बातें कर रहे हैं। बोले हम सेक्स और सेक्सुअल बातें नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कैसे इन शब्दों से ही लोग डरते हैं, सिर्फ सेक्सुअल शब्द से ही लोग घबरा जाते हैं, यही जोक है। तो खैर वो हम पे कुछ कुछ चिल्लाने लगे और फिर हम लोग, कौन चिल्ला रहा था? कोई प्रोफेसर थे, उनका नाम तो मैं नहीं जानता। तो एग्जाम्पल सामने आ गए थे निकल के। वही तो, और वहाँ पे जितने छात्र छात्राएं बैठे हैं सब वयस्क हैं, ठीक है, ये मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्कूल नहीं है, और उनको वो पूरा रिस्पांस भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनमें से कोई बोल रहा है कि ये है ना, हाय दैया ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन ये घबरा गए और ये आ गए, और ये आके इन्होंने पहले हमको कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन हम माइक पे थे और हमको लगा कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और लोग बहुत तालियां वालियां बजा रहे थे, तो हमारा ध्यान उधर था, हमको समझ भी नहीं आया क्या बोल रहे हैं। तो ये उनके पास चले गए, जो साउंड सिस्टम जहाँ लगा रहता है कंसोल पे, इन्होंने बोला कि तार खींचो, इनका तार खींचो। तो वो साउंड वाला उनको बताया कि सर तार नहीं होता आज की तारीख में, बटन, वो पुराने ज़माने में आप हैं वो बटन होता है। तो बोले हाँ करो बटन बंद, तो फिर उन्होंने बटन बंद कर दिया और माइक चला गया हमारा। हमको फिर भी लगा कि मतलब उत्तर प्रदेश है भाई, बिजली कटी होगी और क्या, हमको लगा, हमको विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने रोक दिया है परफॉर्मेंस। तो फिर वो सपा सरकार थी तब वैसे। हाँ, उत्तर प्रदेश देखिए, उन मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो, हम बचपन में जब वहाँ रहते थे 12-12 घंटे, मतलब ग्रिड फेल होना तो हम इंतज़ार करते थे, बल्कि हम लोग शर्तें लगाते थे कि कल होने वाला कि परसों ग्रिड फेल, जो होता था उस ज़माने में। और फिर वो पूरे हफ्ते बिजली चली जाती थी और बर्फ़ की सिल्लियाँ हम लोग लाते थे पूरे दिन के लिए, न फ्रिज चल रहा है न कुछ चल रहा है, पंखा तो दूर की बात है। तो खैर, तो वो बिजली व्यवस्था हो सकता है अब सुधर गई हो, ये कुछ साल पहले की बात है, 10 साल पहले की, 2015 की बात है शायद, हाँ 16 की बात है, हाँ 16 की बात है। तो खैर फिर हमको पता चला कि भाई साहब ये तो इन्होंने रुकवाया है। फिर उन्होंने कहा कि आप चलिए यहाँ से निकलिए स्टेज से। तो फिर हम लोगों को, मतलब लिटरली तो नहीं, लेकिन इमोशनली धक्के मारकर वहाँ से हटाया गया कि आप निकलिए यहाँ से, और ये सब बदतमीज़ी यहाँ नहीं चलेगी। तो जबकि वो वहाँ जो छात्र छात्राएं बैठे थे उन्होंने बहुत हमको सपोर्ट किया, उन्होंने मतलब हूटिंग वूटिंग की कि इनको निकाल क्यों रहे हैं। वो हमारे पीछे पीछे वो आए भी, हमसे बहुत माफ़ी उन्होंने मांगी कि ऐसा, वो एक सर आ गए, वो थोड़े हैं वो दकियानुसी, रूढ़ीवादी, जो भी कह लें, पुराने ख्यालों वाले। तो समाज के इस हिस्से को आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि आप कितने भी पुराने ख्यालों के हों, आप मतलब पैदा तो सेक्स की वजह से ही हुए हैं, तो आप अनडाउटली ट्रुथ है। तो फिर आप ये शब्द से इतने काहे घबराते हैं भाई? इस शब्द में ऐसी क्या, कौन से जन्म का ट्रॉमा और कौन से जन्म की शर्म छुपी है कि आप इस शब्द से घबरा जाते हैं? हमने ऐसा नहीं कहा कि हमने कोई, मान लीजिए हमने कोई वीडियो चला दिया हो वहाँ पे, कुछ हम बता रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और क्यों, कैसे लोग उससे घबराते हैं, और हम अपने बचपन की बात कर रहे थे। तो हम इस वर्ग से दो, एक तो यही, ये तो मजाक की बात हो गई, दूसरा हम यही कहना चाहेंगे जो सच्ची बात है कि आप जीत नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर किसी भी बंदूक, किसी भी तलवार और किसी भी कलम से ज़्यादा ताकतवर है टीनेज हार्मोन्स। जब टीनेज हार्मोन्स से आप लड़ेंगे तो आप हारेंगे, ठीक है। अगर टीनेज हार्मोन्स को ज़रूरत है कोई चीज़ जानने की, आप उनको अगर आप छात्र छात्राओं पे, खास करके 16 से 25 की उम्र पे आप अंकुश लगाएंगे,
आप हमेशा हारेंगे। हर क्रांति वहीं से आई है, वो भले ही वो किसी भी तरह की क्रांति हो, वो आर्ट में हो, वो सिनेमा में हो, वो सेक्स एजुकेशन में हो, वो किसी भी तरह की दुनिया की चीज़ में हो, पॉलिटिक्स में हो, साइंस में हो, तो उनसे आप ठीक है लड़ लीजिए, हारेंगे आप। तो वो जो चाहते हैं कि ये इन एक पर्टिकुलर तरह के ख्यालों को दबा के रखा जाए, और वही ख्याल जो उनको जानने ज़रूरी हैं उस उम्र में, ताकि दे कैन मेक बेटर चॉइसेस, सेक्सुअल चॉइसेस, बेटर all kinds of personality choices, knowing about another gender, you can't stop that, you'll fail. सबसे पसंदीदा फिल्म का डायलॉग या कोई गाना, बोलना नहीं है, वो से याद करके बताना, मतलब ये बता सकते हैं आप कि इस फिल्म में मुझे ये लिखते वक्त काफ़ी अच्छा लगा, या फिर मैं क्या सोच रहा था उसको लिखने के लिए। पहली फिल्म कौन सी याद, घूम थी ना? घूम तो पैरोडी थी, मतलब वो फिल्म नहीं थी, उसको आप कहेंगे एक टीवी शो था, मतलब वो MTV ने बनाया था। तो उस समय उन्होंने 3-4 पैरोडी फिल्में बनाई थी। तो धूम की पैरोडी थी घूम, जो 1 घंटे की थी, लेकिन उसमें कहानी नहीं, वो ओरिजिनल फिल्म के सीन्स को लेकर हमने उसकी एक पैरोडी बना दी थी। सीन के अंदर मतलब स्केच कॉमेडी जैसा ज़्यादा था। तो फिल्म तो जो पूरी लिखी वो मसान ही थी, जो पहली फिल्म लिखी है, एक तरह से स्क्रीन प्ले का फील हुआ कि एस्टेब्लिश हो गए प्रॉपर तरीके से यहाँ पे। वो तो अभी भी नहीं होता, न होगा और न होना चाहिए। मुझे लगता है मैं आउटसाइडर हूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं आउटसाइडर ही मानता हूँ खुद को। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कभी भी इंडस्ट्री में इनसाइडर जैसा माना जाऊँ या फील करूँ। मेरे लिए, क्योंकि एक राइटर जो है हमेशा उसको एक डिस्टेंस सिस्टम से, हर सिस्टम से रखना चाहिए, ताकि उस सिस्टम को ऑब्जर्व कर सके, ताकि उस सिस्टम को ऑब्जेक्टिवली उसके फ्लॉज और उसके जो भी खूबियाँ खराबियाँ सब दिख सकें। तो वो सिस्टम मेरे लिए, सिस्टम से बाहर रहना बहुत ज़रूरी है। मैं स्टैंड अप कॉमेडी का भी जो सर्कल है उससे बाहर हूँ, फिल्म का जो सर्कल है उससे बाहर हूँ, बाल साहित्य में तो ऐसे ही कोई सर्कल ही नहीं है। चित्राए पढ़े लोग हैं कुछ 10-12 जो कुछ कर रहे हैं, तो उसमें मैं कर रहा हूँ। तो इस्टेब्लिश होना नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अगर मुझसे ये पूछा जाए कि जो 10 साल पहले शायद नहीं था मेरे अंदर वो फीलिंग जो आज है, कि अगर मान लीजिए यहाँ से निकलते हुए छत गिर गई और हम यहाँ ख़त्म हो गए, आपको नहीं साथ ले जाऊँगा, मैं अकेले जा रहा हूँ, तो 15 सेकंड हो सोचने के लिए कि जीवन कैसा रहा, तो मैं बोलूँगा ठीक है, हो गया, मतलब कर लिया ना काम। जो सोच के आए थे कि एक कहीं नाम आ जाए स्क्रीन पे किसी एक ढंग की कोई चीज़ पे, तो 2-3-4 पे आ गया, खुश हैं। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा अब जो है वो ठीक है, वो कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन अचानक से सब खिंच जाए, छिन जाए, ख़त्म हो जाए यहीं पे, आई एम फाइन, आई एम ओके। जीवन में सबसे ज़्यादा भावुक क्या करता है? सबसे ज़्यादा भावुक, बहुत ही स्टूपिड जवाब है, बिल्लियाँ। मतलब उनके साथ खेलना, उनसे बात करना, वो तो कुछ भी नहीं समझ रही हैं। कुछ समझती हैं, बताती नहीं हैं कि क्या क्या समझ रही हैं। तो एक तो बिल्लियों के साथ बहुत सबसे ज़्यादा इमोशनल मैं वहाँ फील करता हूँ, अटैच्ड। दूसरा मुझे लगता है कोई भी, क्योंकि सिनेमा से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा भावुक करती हैं। फिल्म एज एन आर्ट फॉर्म उसके जैसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग कह सकते हैं कि कहानियों का रूपांतरण है पर्दे पर सिनेमा, या म्यूज़िक का है, या एकदम ही अलग है। वो ऐसा है कि आप एक साथ बहुत सारी ज़िंदगियां जी रहे हैं, एक ही फिल्म में 6-8 मेजर किरदार हैं और आप वो सब हैं। तो एक तरह का जो कहा जाता है कि भगवान कण कण में है, तो जब आप उस तरह से सोचें कि अगर कण कण में भगवान है, तो भगवान एक साथ सैकड़ों जीवन जी रहे हैं। वो फीलिंग आपको सिनेमा देखकर होती है अपने लिए, कि आप एक साथ इतनी सारी ज़िंदगियां जी रहे हैं, और वो बहुत मैजिकल है। टू फील कि हीरो भी आप हैं, विलन भी आप हैं, हीरोइन भी आप हैं, हीरोइन के बच्चे भी आप हैं, और पीछे खड़ी हुई भीड़ में से कोई जो रैंडम डायलॉग बोल रहा है वो भी आप हैं, सब कुछ आप हैं। वो जो फीलिंग है ना, वो बहुत इमोशनल, सिर्फ इमोशनल नहीं, वो फीलिंग आपको महसूस कराती है कि आप एक जादू का हिस्सा हैं। और वो जादू सिर्फ उनको नहीं फील होता है जो बना रहे हैं, बल्कि जो बना रहे हैं उनको नहीं फील होता है, जो देख रहे हैं उनको फील होता है। तो जिस फिल्म में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ,
उस फिल्म का जादू मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाता है। जो मसान का लोगों तक पहुंचता है वो मेरे तक नहीं पहुंच पाता। मैं देखता हूँ मसान तो मुझे पता है कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, यहाँ से हमने उसको एक इंसान को बोला था कि भैया क्रॉस करो, थैला लेकर कैमरे में मत देखना, इधर से निकल जाओ। तो मुझे वो सब दिखता है जो लोगों को नहीं दिखता, जो अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरी फिल्में इसलिए ठीक है अपनी तो बनाई हुई या जिनसे मैं इन्वॉल्व रहा हूँ ऐसी 3-4 फिल्में होंगी, बाकी तो सैकड़ों फिल्में हैं देखने के लिए और जीने के लिए। एक ये हिस्सा हो गया, दूसरा आप भावुक हो जाते हैं किसी की शादी देख के, आपको इनविटेशन नहीं मिलता है तो आप कॉमेडी करेंगे? नहीं, इनविटेशन तो अगर मिला होता देश तो के तमाम बड़े नेता गए थे फिर भी वहाँ पे। जाता और कॉमेडी भी करता, ये पक्का है। मैं कॉमेडी तो जरूर करता, कॉमेडी करना मेरा हक है। एज 4 दिन की शादी से क्या प्रॉब्लम है? एज 4 दिन की नहीं, देखिए शादी तो 1 दिन की हो उससे भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार 4 महीने की हो उससे भी नहीं होती। यहाँ पे वो चाहते थे, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग बात करें, ट्रेंड हो ग्लोबली, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो। तो मैं एक तरह से मैं ये जो वो चाहते हैं वही कर रहा हूँ। वो शादी YouTube पे एक तरह से आ गई है एक कॉमेडी एक्ट में, ये मेरे ख्याल से तो अचीवमेंट है और वो अचीवमेंट की तरह ही देखेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया आप जल गए क्या, आपको नहीं बुलाया। बताइए भैया जल गए? नहीं, देखिए बुलाते तो मैं जाता और फिर भी कॉमेडी करता, क्योंकि जाता इसलिए कि मतलब शादी खाने का जो मज़ा है वो तो है ही। कुल मिला के आप फर्स्टियाए हुए नहीं हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी से मिलने जाता, लेकिन खाना मैं देखना चाहता था कि क्या है, किस तरह का खाना है। तो मतलब कोई मेन्यू जो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मेरे लिए यही था कि वो जो मेन्यू उन्होंने डाला था, कोई बाहर का शेफ़ था और लिखा था कि वो बाहर से कोई वन ऑफ द टॉप रेस्टोरेंट्स इन द वर्ल्ड वोटेड, उसका जो शेफ़ था वो आया था। तो मेन्यू बड़ा एक्साइटिंग था, तो वो मैं उसके लिए जाता। बट कोई नहीं, हो सकता है कि वीडियो देखने के बाद किसी सेरेमनी में बुला लिया जाए अगले साल, क्योंकि अभी तो चलता रहेगा। शुरू में आपने बताया था कि मतलब कई ऐसे एक्टर होते हैं जो आते हैं, फिर उनको लगता है कि वो एक्टर बन जाएंगे, टैलेंट की भी बात हो, फिर बाद में 5 साल बाद 6 साल बाद समझ में आता है तो वो कुछ और ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद से कुछ और। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मैं खाली बॉलीवुड की बात नहीं करूँगा, OTT आने के बाद बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें स्पेस मिला है ताकि वो अपने काम को दिखा सकें, कंटेंट को दिखा सकें। हर एक आदमी के लिए, चाहे राइटर हो, लिरिसिस्ट हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर, कोई भी। लेकिन क्या सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी है आपको काम मिल जाने के लिए? काफ़ी नहीं है, लेकिन एक बार को काम मिल भी गया तो क्या ऐसा है कि वो बार बार रिपीट होता रहता है? हाँ, देखिए काफ़ी नहीं है लेकिन सबसे ज़रूरी है। वैसे 3 चीज़ें, एक बहुत पुराना फॉर्मूला है, टैलेंट, लक और नेटवर्किंग या पेशेंस जिसको कह सकते हैं। टैलेंट, लक, पेशेंस कह लीजिए, नेटवर्किंग उसका हिस्सा है। पेशेंस मतलब आप कितना समय रुक सकते हैं आप। इसमें से आपके हाथ में क्या है? सबसे ज़्यादा आपके हाथ में टैलेंट है, सबसे कम आपके हाथ में किस्मत है। किस्मत होगी तो हो सकता है टैलेंट होने के साथ पहले हफ्ते में ही आपको कुछ अच्छा काम मिल जाए और आप वहाँ टैलेंट दिखा दें और आपका आगे का सफ़र आसान हो जाए। लेकिन किस्मत ना हो तो भी आप टैलेंट पे काम करते रह सकते हैं और जिस दिन किस्मत होगी वो कोई ना कोई अच्छा इंसान आपको देख लेगा। तीसरा हिस्सा जो है पेशेंस या नेटवर्किंग, उसमें आपको एक्टिवली काम करना पड़ता है, लेकिन वो सब लोगों के बस की नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो बड़े नेटवर्किंग में स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बड़ी आसानी से कांटेक्ट बना लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। उनके हाथ में भी टैलेंट तो है ही। टैलेंट जो है वो मेरे हिसाब से ठीक है, वक्त लगता है टैलेंट पहचानने में कई बार, या टैलेंट को सही मौका मिलने में, लेकिन जब मिल जाता है ना उसके बाद इस इंडस्ट्री में, क्योंकि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस वाली बात है। अगर आपको सही मौका मिला है और आपने वो वहाँ पे आपने काम किया, उसके बाद आपको कोई छोड़ता नहीं। सब चाहते हैं कि आप उसका हिस्सा बने, इसलिए नहीं कि आप में टैलेंट है, इसलिए कि आप एक सक्सेसफुल काम के हिस्से रह चुके हैं। वो आप इसलिए रहें क्योंकि आप में टैलेंट था। अगला आदमी हो सकता है आपके टैलेंट की वजह से नहीं, सिर्फ आपके नाम की वजह से, या आपका जो एक अच्छे प्रोजेक्ट में आपका नाम जुड़ा हुआ था उसकी वजह से आपको ले ले, फिर आगे आपकी। लेकिन आज तो सोशल मीडिया आ गया है, आपके फॉलोअर्स बहुत अच्छा हैं, आप रील बना रहे हैं तो फिल्मों में आ जा रहे हैं, एक्टर ऐसे भी चुन लिए जा रहे हैं,
और दूसरा चीज़ तो कि वहाँ भी लेकिन वो टैलेंट से ही पहुँचे ना। अगर आप सोचिए कि किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के 2 मिलियन 4 मिलियन फॉलोअर हैं, उसके बाद उसको एक्टिंग का काम मिल रहा है या किसी भी तरह का फिल्म में काम मिल रहा है, वो 4 मिलियन वो अचानक से नहीं हुए हैं, वो 2-3 साल उन्होंने काम किया है। तो वो एक अलग तरह से, अलग रास्ते से काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो 2-3 साल थिएटर में काम करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं और थिएटर से पहचाने जाते हैं। खास करके मुंबई में बहुत सारे एक्टर मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें। तो मैं कहता हूँ कि देखो भाई, बाकी तो कुछ नहीं पता, कोई तरीका है नहीं यहाँ कैसे क्या होगा, लेकिन अगर आप पृथ्वी थिएटर पे आपका अच्छा नाटक है या NCPA में अच्छा नाटक है, तो मैं बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को जानता हूँ जो ज़रूर वहाँ जाते रहते हैं देखने के लिए कि कौन नया चेहरा है जो अच्छा एक्टर है। अब वो हर जगह तो जा नहीं सकते हैं, तो 50 थिएटर बॉम्बे में, 2-3 हैं जो अच्छे थिएटर हैं, रेप्यूटेड थिएटर हैं, जहाँ अच्छे नाटक ही आते हैं, अच्छे डायरेक्टर आते हैं, अच्छे एक्टर चुनते हैं, वो उन पे भरोसा है कि वो अच्छे एक्टर लेकर आएंगे। वो अतुल कुमार हों, वो मकरंद देशपांडे हों, वो नादिरा बब्बर हों, जिनके नाटक लोग देखने आते हैं। तो वो एक तरीका है, वहाँ पे भी आप तभी पहुँचेंगे। अब कोई होगा जो 3 साल इन्फ्लुएंसर बनने में लगा सकता है, कोई होगा जो 3 साल पृथ्वी थिएटर पे नाटक पहुँचने में लगा सकता है, कोई होगा जो 3 साल ये सोचे कि हम अनुराग कश्यप के दरवाजे के बाहर खड़े रहें। वो एक दिन हमको देख लेंगे, हम बोलेंगे सर हमको एक ऑडिशन कर दो। सब रास्ते हैं, अब उसमें से कौन सा क्लिक होगा वो कौन जानता है। लेकिन सारे ही मुझे इन तीनों रास्तों में से मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि ये गलत है या ये सही है। सबके अपने रास्ते हैं, लेकिन इन तीनों रास्तों में आपके पास पहले टैलेंट होना चाहिए। कि अनुराग कश्यप अगर आपको पकड़, आप बोलें कि सर मैं 3 साल से खड़ा हूँ यहाँ, बोले अच्छा ठीक है, ये 2 लाइन करके कल याद करके आ जाओ एक सीन। अगर उस दिन आप अच्छा नहीं कर पाए तो फिर उसका मतलब आप 3 साल वहाँ खड़े रहे, लेकिन आपने अपने ऊपर कोई मेहनत नहीं की। आपने ये किया कि वो खुश हो जाए मुझे देखकर, तो वेस्ट हो गया आपका चांस। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो टैलेंट ही है, बाकी सब कहीं ना कहीं से रास्ता खुल जाता है अगर टैलेंट हो तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। बातचीत करके ठीक लगा? क्वेश्चंस ऐसे तो नहीं थे? नहीं। ख़राब भी कहेंगे तो हम एडिट कर देंगे।